कि आप लोगों को उसका आइडिया रहे कि कंपाइलिंग कैसे हो रही है, डिसीजन में, या प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जा रहा है। अब तक जो हमने प्रोग्रामिंग की, इसमें बेसिक्स वेरिएबल्स के मुतालिक हमने सीखा कि हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स होते हैं, सही है। उसके बाद फिर अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जिसमें रिपीटिशंस को इस्तेमाल करना हो, तो उसके लिए हमें लूप्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। 3 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्टिकुलर टास्क के उसमें कौन सा लूप जो है वो बेस्ट फिजिबल है, सही है। फॉर लूप जो होता है वो एक फ़िक्स टाइम ऑफ पीरियड के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है, सही है, उसमें फ़िक्स टाइम होता है। वाइल लूप भी ये होता है कि पहले वो कंडीशन चेक करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, और विद इन अ लूप उसको आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं, सही ना। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट डिफाइन करना इतना कंपलसरी नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, लेकिन फॉर लूप में आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लिखना ही होता है। डू वाइल लूप जो होता है वो वन टाइम ज़रूर एग्जीक्यूट करता है, चाहे बेशक फर्स्ट कंडीशन गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो सबसे आखिर में चेक होती है। तो इस तरह से ये मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन द 3 लूप्स। तो अभी तो ये था कि मैंने जो भी आपको टास्क दिया, जो भी आपको असाइनमेंट दिया, उसमें मैंने लिख दिया था इसको डू वाइल से करें, इसको वाइल से करें, इसको फॉर से करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे कुछ मैं ऐसे टास्क दूंगा जिसके अंदर आपने खुद डिसाइड करना होगा कि इसमें कौन सा लूप जो होगा वो बेस्ट रहेगा, यानी मीन्स कि किस लूप से ज़्यादा एफिशिएंट कोड बन सकता है। Come towards the decision topic. Decision, there are the 3 major decision structures in the C++ language. One is called the if statements, the second is if else statements या else if statements भी हैं इसके अंदर, एंड द स्विच स्टेटमेंट, सही ना। तो बेसिकली ये 2 लेक्चर्स पे डिवाइडेड है। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको स्विच स्टेटमेंट तक ले जाएंगे, अगर टाइम ना हुआ तो एटलीस्ट के इफ़ एंड एल्स को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो हमारी इफ़ स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली इफ़ का मतलब वही है अगर, सही ना। तो बिफोर स्टार्टिंग द इफ़ स्टेटमेंट्स वी हैव सम कंडीशंस के हमें जो इसमें देखनी होती हैं, डेट्स कॉल्ड द रिलेशनल इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, सही ना। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आप डबल इक्वल्स लगाते हैं, डबल इक्वल, तो इसका मतलब होता है कि इक्वल टू, यानी हम इसमें वैल्यूज़ को मूव नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या 2 वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर हैं, सही ना। अगर लिखा हुआ इस तरह से 7 डबल इक्वल्स 5, तो हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल, सो डेफिनेटली बोथ वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल, सो इट गिव्स द बूलियन रिप्लाई विच इज़ कॉल्ड द फॉल्स आउटपुट, यानी इसका आउटपुट जो होगा फॉल्स होगा। अगर आपने ये लिखना हो कि नॉट इक्वल्स टू, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क और एक सिंगल इक्वल लगाया जाता है कि सारी इफ़ की कंडीशन की पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। ये चीज़ इफ़ कंडीशंस में भी अप्लाई होती है, ये चीज़ें जो हैं ये फॉर के लूप में भी अप्लाई होती हैं, ये किसी भी लूप में अप्लाई होती हैं, सही ना। लूप में मैंने लिमिटेड इस चीज़ को इस्तेमाल किया था, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू। आप डबल इक्वल्स को भी टेस्ट कंडीशन में रख सकते हैं, आप नॉट इक्वल्स को भी टेस्ट कंडीशन में रख सकते हैं, सही ना। फिर ग्रेटर देन अगर आप लिखते हैं तो उसका मतलब है कि हम सिर्फ ग्रेटर देन को चेक कर रहे हैं, और अगर ग्रेटर देन और साथ उसके साथ इक्वल लगा रहे हैं तो उसका मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोनों को चेक कर रहे हैं। सिमिलरली लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको इफ़ कंडीशंस के आउटपुट्स बताएंगी कि अगर आपने इस तरह से लिखा तो इट गिव्स यू द फॉल्स आउटपुट। फॉल्स का मतलब ये होगा कि इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी, सी आउट, सीन या कोई और स्टेटमेंट, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी, उसको स्किप कर देगा, ठीक है। फिर 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन जो है ट्रू है, सही ना। तो इसका मतलब होगा कि इसके नीचे जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, अगेन कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब इसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन इज़ ट्रू, सही है ना। यानी 6 इक्वल भी है और अगर बड़ा या इक्वल इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो ओवरऑल ट्रू कंसिडर होगा। 5 इज़ लेस देन 5, कंडीशन इज़ फॉल्स, सही है। तो इस तरह से ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि डिफाइन होंगे। फिर इफ़ के अंदर जो लिखने का तरीका है कि इफ़ वही टेस्ट एक्सप्रेशन इसमें लिखी जाती है, इसमें कोई इंक्रीमेंट या इनिशियल डिक्लेरेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, सही है। कि इफ़ एक्सप्रेशन के अंदर अगर जो भी आपने कंडीशन लिखी है अगर वो ट्रू होती है तो उसके अंदर जो भी इसकी कंसर्न बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट कर जाएगी, सही है। सिमिलरली अगर इफ़ के अंदर यहाँ पे आप 0 लिख देंगे तो 0 इज़ कंसिडर टू बी द फॉल्स, सही ना। 1 या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिख देंगे एक्सप्रेशन के अंदर तो इट कंसिडर टू बी अ ट्रू वैल्यू, सही ना। तो उस केसेस में जो एक्सप्रेशन होगी वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है।
और फिर इफ़ के अंदर आपके पास कम से कम यानी मीन्स के एक वेरिएबल हो और उसकी किसी वैल्यू से उसको कंपेयर कराया जा रहा हो, या फिर दो वेरिएबल्स हों जिनको आप कंपेयर करवा रहे हों। सही है। एक छोटा सा प्रोग्राम है, सही है ना। इस प्रोग्राम में हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि इसमें जो भी वैल्यू है वो आपने यूज़र से जो इनपुट लिया है वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, या फिर वो ज़ीरो हो सकता है। सही ना, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसको आप फॉर यानी जो लूप्स हैं उससे नहीं चेक कर सकते, क्योंकि लूप का काम ही ये नहीं है कि वो चेक करके बताए कि जो आपने इनपुट लिया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है। तो ऐसे तमाम काम जिसके अंदर आपने रेंजेस डिफाइन करनी हो, जिसके अंदर आपने कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो, खासकर जिस तरह आपका एक वो टेस्ट वो होता है ना, जिस आपने ब्लड टेस्ट कराते हैं। सही ना, तो उसके अंदर जो CBC है या WBC है वॉट एवर, तो उसमें एक रेंजेस डिफाइन होती है कि इस रेंज से इस रेंज तक होगा तो इट विल बी कंसिडर अ नॉर्मल वन। सही है ना। तो वो तमाम के तमाम जो चेक्स हैं वो इफ़ के थ्रू पॉसिबल हो सकते हैं। अगर इफ़ के चेक्स नहीं लगाए हुए तो यू कैन नॉट डू इट। सही ना। तो इस प्रोग्राम की मैं सिंपल सा पहले इसको रीड आउट कर देता हूँ, फिर इसको मैं डेव के कंपाइलर में एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको ये टास्क दिया गया है कि आपने ये बताना है कि जो इनपुट नंबर है वो पॉजिटिव वैल्यू वाला है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, तो उसको इस तरह से करेंगे कि सीन आपने वो नंबर ले लिया। सही ना। डिफाइन करना ज़रूरी होता है कि इंट नंबर। सही ना, क्योंकि आपने ये बताना ज़रूरी है कि इंटीजर टाइप वैल्यू है। सी आउट की स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखी हुई। सी आउट की स्टेटमेंट इज ऑप्शनल वन। सही ना, यानी अगर आप लिख दें तो इट विल बी गुड कि जो यूज़र है उसको पता चल जाएगा कि आप चाह क्या रहे हैं। सही ना। अगर ना भी लिखें तो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर नहीं देगा। सही है ना। अच्छा, फिर आपने लेट सपोज 5 एज ए इनपुट ले लिया। यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने 5 इनपुट ले लिया। तो उसके बाद आपको जितनी आपने पॉसिबिलिटीज़ हैं उतनी आपको ये कंडीशंस लगानी है। सही है ना। लाइक अगर आपने नंबर को गैस करना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, तो इसका मतलब है 3 इफ़ की कंडीशंस आएंगी, और 3 इफ़ की कंडीशंस में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे कि इफ़ नंबर जो आपने यूज़र से इनपुट लिया वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या होगा कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने 5 इनपुट लिया। सही ना। तो 5 के केस में दिस कंडीशन इज ट्रू कि 5 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये वाला सी आउट जो होगा ना एग्जीक्यूट कर जाएगा और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले इफ़ पे आएगा प्रोग्राम और यहाँ पे लिखेगा 5 इज़ लेस देन ज़ीरो, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन जैसी फॉल्स होगी तो इसको जो सी आउट होगा नीचे वाला नंबर इज नेगेटिव, इसको स्किप करता हुआ डायरेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चला जाएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि 5 को कंपेयर करेगा ज़ीरो से कि 5 की जो वैल्यू है ज़ीरो की वैल्यू की इक्विवेलेंट है, तो अगेन दिस इज़ फॉल्स। तो ओवरऑल जो इसमें एक ही सी आउट प्रिंट होगा वो होगा नंबर इज़ पॉजिटिव। सही है ना। इसको मैं कॉपी करता हूँ कोड को और इसको डेव के कंपाइलर में लेके जाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको हेडर फाइल, हाँ हाँ वो तो सब लिखी जाएगी। ये तो अब ये है कि ये मैंने कोड लिखा है। सही है ना। सॉरी, क्या कह रही हैं? हेडर फाइल होगी ना, यानी आईओ स्ट्रीम तो आपने यूज़ करनी है, कोई नई हेडर फाइल नहीं है। जो इफ़ की स्टेटमेंट है ये C++ का कीवर्ड है, तो कीवर्ड्स के लिए कोई आपको न्यू हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं पेश आती। न्यू हेडर फाइल सिर्फ आप वब यूज़ करते हो जब आप कोई फंक्शन एक्स्ट्रा फंक्शन जो हो वो यूज़ कर रहे हो। सही है ना। तो उस सूरत में आप इसको यूज़ करते हो। लेट मी, कॉपी नहीं हुआ। यानी ये मेरा कंप्लीट कोड है, इसको मैंने कॉपी किया। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं सी आउट सीन को यूज़ कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन मुझे यूज़ करना है। आप लोग भी ऐसा करें, अपने पास नहीं कॉपी पेंसिल ज़रूर लिखें, और उसमें कोई सा कोडिंग वगैरह में कुछ लिख रहा हूँ तो उसमें अगर कोई चीज़ डिफरेंस आ रही है तो अपने पास नोट डाउन ज़रूर कर लें, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से प्रैक्टिस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट जो हैं जो कि मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो ये देखें इन्वर्टेड कॉमर्स में आ रहे हैं। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं एक्सेप्टेबल नहीं होते, कोडिंग में एरर प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको सही करना है।
इसमें मैंने एंडल को भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि एंडल इस वजह से यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी, तो एंडल की मुझे ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मेरा प्रोग्राम है कंप्लीट, सही है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ। पहले सेव करना है, इफ लेक्चर के नाम से लिख देता हूँ, सही है, नो एरर नो वार्निंग। और उसके बाद अब जिस तरह ये यहाँ पे कोड है मेरा, और लेट सपोज कि मैं लिखता हूँ -3, मैंने -3 लिखा, एंटर प्रेस कर दिया, आप देखिए मेरे पास आउटपुट आ रहा है नंबर इज़ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब 3 नम के वेरिएबल में सेव हो गया, सही है। -3 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज़ फॉल्स, कंडीशन के फॉल्स होने पे ये सी आउट की स्टेटमेंट स्किप हो गई, सही है। प्रोग्राम नीचे आ गया, फिर वो चेक करेगा कि -3 इज़ लेस देन 0, कंडीशन इज़ ट्रू, सही ना। 0 जो है वो बड़ा है -3 से, तो इस वजह से नंबर इस नेगेटिव की स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। फिर वही कि इफ़ नंबर इज़ -3 को कंपेयर करेगा 0 से, तो अगेन स्टेटमेंट जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह से यानी मीन्स कि आपके पास कोई भी आपने जो वैल्यू दी है उसका एक करेक्ट आंसर जो है वो आपको पार्टिकुलर कोड जो होगा जनरेट करके दे देगा। एक दफ़ा फिर मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अब लिखता हूँ 0 लिखा तो नंबर इज़ 0, तो क्योंकि 0 इज़ ग्रेटर देन 0 फॉल्स, 0 इज़ लेस देन 0 फॉल्स, 0 को 0 से कंपेयर किया, कंडीशन इज़ ट्रू, तो नंबर इज़ 0 जो है हमारे पास आउटपुट आ गया। इस तरह से यानी मीन्स कि हम लोग इफ़ को यूज़ करते हैं, और ये तीनों के तीनों इफ़ जो होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, यानी तीनों 3 टाइम्स इसको रीड आउट करेगा प्रोग्राम जो है, सही है। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, इसमें फर्दर कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा एक प्रोग्राम आ गया कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी जा रही है कि एक बिगर नंबर एंड अ स्मॉलर नंबर, सही है। तो इसमें लेट्स, जब टास्क आएगा तो हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर कोड को हम देखें तो उसमें वो ये कर रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा कि स्मॉल नंबर को बिग नंबर में कॉपी कर देगा। यानी एक नंबर है, लेट्स सपोज बिग नंबर इज स्मॉलर देन, बिगर नंबर स्मॉलर देन स्मॉलर नंबर, सही ना। तो इसमें ये कंडीशन ये बता रही है कि आपने 2 नंबर इनपुट लिए हैं और आपने गलती से बिग नंबर में स्मॉल नंबर डाल दिया है, सही है ना। तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए वो हम लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, सही है ना। कि अगर आपने स्मॉल नंबर जो है वो बड़ा ले लिया और बिग नंबर छोटा ले लिया, तो वो इसमें वैल्यू को मूव ऑन कर रहा है। सॉरी, कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आई। इसमें यानी मीन्स कि कुछ इस तरह से कोड डेवलप हुआ कि एक बिग नंबर है और एक स्मॉल नंबर है, सही है। तो इसमें आपने क्या करना है कि नंबर्स की वैल्यूज़ को सही करना है, सही है ना। और फिर वही कि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स इफ़ के अंदर आती हैं जिसको आप कंसिडर करना चाहते हैं कि इफ़ का हिस्सा बनाना है, सही है ना, तो आप करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है कि तो इन तीनों को वो स्किप कर जाएगा प्रोग्राम जो है, सही ना, इन तीनों को स्किप कर देगा। इसको भी मैं इसका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, कंप्लीट थोड़ा सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ इसका यहाँ से यहाँ तक का, ताकि इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उसको मैं क्लियर करूँ। हम्म, यानी मीन्स कि वो तीनों स्टेटमेंट्स आपने लिखनी पड़ेंगी ना। यानी मीन्स इस पार्टिकुलर टास्क में ये आपको बताया गया था कि आपको एक नंबर यूज़र से इनपुट लिया। अब जो आपने नंबर इनपुट ले लिया वो कंप्यूटर को नहीं पता कि वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, या वो वैल्यू ज़ीरो है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी उतनी ही आपको इफ़ की कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर अब ये जो टास्क है इसके अंदर कुछ ये है
कि आपने दो वैल्यूज़ इनपुट ली यूज़र से, और अगर तो वो बिग नंबर है, इट्स ओके। अगर बिग नंबर स्मॉलर है बिग नंबर से, तो आपने उसको करेक्ट करना है, सही है ना, स्टेटमेंट को। तो उसका एक छोटा सा एक प्रोग्राम है जो कि मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ कि लेट सपोज कि आपने लिखा है कि एंटर आ बिग नंबर, और उसके अंदर आपको डेफिनेटली दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, सही ना। तो दो वेरिएबल जो इन्होंने लिखे हुए हैं, कुछ ये वाले लिखे हुए हैं, तो मैं इन्हीं को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। कंट्रोल V, स्मॉल नंबर, इस तरह से। फिर ये बिग नंबर का जो वेरिएबल है वो ये वाला है, और फिर इसी तरह सी आउट एंटर स्मॉल नंबर। अपने माइक को ना थोड़ा म्यूट कर लें ताकि ना नॉइज प्रोड्यूस ना हो। तो अगर कोई क्यूरी हो तो फिर माइक को ऑन कर लें। सही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे दो नंबर में यूज़र से इनपुट मांग रहा हूँ, और दोनों में मैंने मेंशन कर दिया है कि प्लीज़ एंटर अ बिग नंबर, तो बिग नंबर एंटर कर दे। एंटर अ स्मॉल नंबर, तो स्मॉल नंबर एंटर कर दे, सही है ना। और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन इस वजह से लगाई है कि इन केस के अगर वैल्यू यूज़र गलत देता है तो आपने उस वैल्यू को सही करना है, यानी मीन्स के जो वैल्यूज़ हैं वो बिग नंबर की बिग नंबर में ही आए, स्मॉल नंबर की स्मॉल नंबर में ही आए, सही है ना। फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसको कमेंट कर देता हूँ, इफ़ की कंडीशन जो ये कॉपी की है स्लाइड से, और सिंपल मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ कि जो सी आउट की दो स्टेटमेंट्स हैं। क्या चीज़? अभी मैंने स्टार्टिंग लेवल पे ही है, ये इफ़ की कंडीशन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है क्या? अच्छा, कोई मसला नहीं है, ये लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप जो थोड़ा बहुत मिस हो गया है तो उसको आप दोबारा से सुन लीजिएगा। ये इफ़ की कंडीशंस हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी भी आप अगर आप सुनेंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ। एक प्रोग्राम बना रहा हूँ इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसमें आपको ये डिसीजन लेना, ये डिसीजन के लिए यूज़ होता है कि जो आपने वैल्यूज़ इनपुट ली हैं तो उसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है, सही है ना। तो ये उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब एक प्रोग्राम है, इसको आप दोबारा से शुरू से सुन लें। एक प्रोग्राम में बनाना चाह रहा हूँ कि जिसमें मैंने एक बिग नंबर लेना है, एक स्मॉल नंबर लेना है, और अकॉर्डिंगली वो दोनों नंबर मैंने प्रिंट करवाने हैं, सही ना। तो राइट नाउ अभी मैंने क्या किया कि इफ़ की कंडीशन को मैंने वो कमेंट कर दिया है। एक सिंपल सा भी प्रोग्राम है, इसको पहले मैं वो करता हूँ, एग्जीक्यूट एंड रन करके दिखाता हूँ, सही ना। कि लेट सपोज कि यहाँ पे मुझे कह रहा है एंटर अ बिग नंबर। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, सही है। और उसके बाद इसने मुझे बोला कि एंटर अ स्मॉल नंबर। लेट सपोज मैंने लिख दिया 10 वो 3। तो उसने, यानी मैंने चूंकि एंडल नहीं लगाया हुआ था, इस वजह से दोनों एक साथ आ रहे हैं कि बिग नंबर इज़ 10, स्मॉल नंबर इज़ 3, सही है ना। तो इस तरह से ये मेरे पास आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें इनपुट दूँ, यहाँ पे ये मैंने एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे मैंने बिग नंबर में दे दिया 5 और स्मॉल नंबर में मैंने दे दिया 100, तो वो मुझे एज इट इज़ ही क्या कहते हैं वैल्यू प्रिंट कर देगा कि बिग नंबर इज़ 5, स्मॉल नंबर इज़ 100, जो कि गलत है, सही है ना। तो ये अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो इसको सही करने के लिए ज़रूरी ये होगा कि मैं
इफ़ की कंडीशंस यूज़ करूँ, यानी मीन्स कि ये जो चीज़ है ये लूप से या किसी और जो अब तक हमने लेक्चर पढ़ा है उसमें से किसी से पॉसिबल नहीं है। तो ये जो करेक्शन है ये सिर्फ इफ़ की कंडीशन है उसके थ्रू पॉसिबल है, सही ना। तो अब यहाँ पे ये इफ़ की कंडीशन लगाई गई है कि इफ़ नंबर जो बिग नंबर है अगर आपने स्मॉल से छोटा लिया है तो आप क्या करोगे, स्मॉलर वैल्यू जो है वो बिगर में मूव ऑन कर दो, सही है ना। यानी स्मॉल की जो वैल्यू है बिगर में मूव ऑन कर दो, तो इस तरह से आपके पास ये बिग वैल्यू जो होगी वो सही हो जाएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो स्मॉल वैल्यू है वो एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेगी। वो क्या करेगा कि दोनों वैल्यू को सेम वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा, सही ना। इसको मैं दिखाता हूँ, इसको भी एग्जीक्यूट करके। अभी 100% ये प्रोग्राम करेक्ट नहीं है, इसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करेक्ट करेंगे ताकि आपको पूरा ये इफ़ की जो कंडीशन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, सही है। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा से हमेशा जब भी प्रोग्राम चेंज होता है तो उसको एक दफ़ा आपको रन एंड कंपाइल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी चेंजिंग होती है तो अगेन आपको उसको ना बाइनरी कोड में, न्यू बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, सही है ना। तो इसको मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ और एग्जीक्यूट रन किया। अब कह रहा है कि बिग नंबर, अगेन मैं कहता हूँ कि बिग नंबर मैंने कम वैल्यू वाली लिख दी और स्मॉल नंबर में मैंने 100 लिख दिया। तो उसने, अब ये देखें कि जो बिग नंबर की वैल्यू थी वो मेरी करेक्ट कर दी, सही ना, कि बिग नंबर इज़ 100, जबकि स्मॉल नंबर की जो मेरी वैल्यू है वो एज इट इज़ मेरी क्या कहते हैं 100 ही प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो अब इसको भी हमें आहिस्ता आहिस्ता करेक्ट करना है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पेश आएगी, सही है ना। थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत इस वजह से पेश आएगी कि अगर जैसे ही यहाँ पे इफ़ की कंडीशन में आप देखें कि अगर ये वैल्यू यानी मीन्स की बिगर वैल्यू छोटी थी और स्मॉलर वैल्यू बड़ी थी, तो उसने क्या किया कि स्मॉलर वैल्यू को बिगर वेरिएबल के अंदर मूव ऑन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इक्वल था, सही ना। तो यहाँ पे मूव ऑन कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिगर नंबर के पास जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई, सही है, वो वैल्यू ख़त्म हो गई। और क्या कहते हैं जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू थी वो इसमें मौजूद रही, सही है ना। तो अब आपने ये करना है कि बिगर नंबर की वैल्यू को सेव करना है अपने पास। तो उसको सेव करने के लिए आपको एक और वेरिएबल की ज़रूरत पेश आएगी। लेट सपोज कि मैं एक आर के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, सही ना। आर के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, सही है। और इसको मैंने यहाँ पे बिफोर मूविंग द वैल्यू इसको मैं अपने पास सेव कर लूँगा आर को ऐसे बिग नंबर, सही है। ताकि अब ये हो कि जो बिग नंबर की वैल्यू है वो मेरे पास एक आर वेरिएबल में सेव रहा है, सही है ना। उसके बाद फिर स्मॉलर नंबर की जो वैल्यू है वो बिगर नंबर के अंदर चली जाएगी, सही ना। दैट्स कॉल्ड द स्वैपिंग, इसको हम स्वैपिंग कहते हैं, सही ना। वैल्यूज़ को स्वैप करना कि वन वेरिएबल को दूसरे नंबर में वैल्यूज़ को मूव ऑन करना। अब चूंकि बिग नंबर स्मॉलर नंबर की जो वैल्यू है वो बिग नंबर के पास थी, सही है, और उसको हमने आर में सेव कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पे स्मॉल नंबर नहीं लिखा जाएगा। या अगर आप चाहें तो वो ये कर सकते हैं कि लेटर ऑन ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको नंबर रहने दें, ऐसे ही रहने दें, और एक और स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर दें कि जो स्मॉल नंबर है उसमें आर की वैल्यू को डाल दें, सही ना। तो दैट्स कॉल्ड द स्वैपिंग, यानी जो इन केस ऑफ कि अगर आपने गलत इनपुट लिए हैं, ठीक है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया, सॉरी स्पेलिंग का सही है, कंपाइल किया, इसको रन करता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज कि मैंने लिया 25 और स्मॉलर वैल्यू ली मैंने 100, एंटर किया। तो अब देखें उसने मुझे मेरी वैल्यूज़ करेक्ट करके दे दी कि नहीं जी बिगर नंबर जो है वो 100 है और स्मॉलर नंबर जो है वो 25 है। तो ये चीज़ समझ में आई, इसमें कोई क्यूरी? सॉरी,
कोई क्वेश्चन सो फार? इफ ब्रैकेट में क्या चीज? देखें, यहाँ पे ये जो इफ़ का ब्रैकेट है, सही है ना, यानी मीन्स के मैं दोबारा कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन कि इसमें हुआ क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, सही है ना। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये हमने ये किया कि इसको मैं डिलीट करता हूँ। सही है। दो वेरिएबल्स शुरू में मैंने डिक्लेयर किए थे, एक बिग नंबर के नाम से, एक स्मॉल नंबर के नाम से, सही है। दो वेरिएबल्स हैं। इस प्रोग्राम का जो पर्पज़ है वो ये है कि हमने यूज़र से दो नंबर इनपुट लिए हैं, एक नंबर को हम बिग नंबर कह रहे हैं, एक को हम स्मॉल नंबर कह रहे हैं, सही है ना। तो लेट्स सपोज कि अगर हम गलती से बिग नंबर के अंदर जो बिग नंबर का वेरिएबल है उसमें अगर हमने छोटा नंबर ले लिया तो हमने उसको करेक्ट करना है, सही है। और स्मॉल के अंदर वही कि अगर हमने बड़ा नंबर ले लिया तो उसको उसके अंदर स्मॉल नंबर मूव ऑन करना है। तो दो वैल्यूज़ जब हमने यूज़र से इनपुट ले ली, सही है ना, अगर तो बिग नंबर की वैल्यू हमने लेट सपोज यहीं पे मैं लिखता हूँ कमेंट में कि हमने 100 ली और यहाँ पे 50 ली, ठीक है। तो जब ये दो वैल्यूज़ हमने यूज़र से इनपुट ली तो इफ़ की कंडीशन जो है वो यहाँ पे आके ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वर्टिकली तौर पे पूरा प्रोग्राम रीड हो रहा होता है, सही है ना। तो जब लाइन नंबर 11 के पास जब इफ़ की कंडीशन आएगी तो यहाँ पे देखेगा बिग नंबर, सही है ना। तो बिग नंबर की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 100, सही है ना। तो इसका मतलब है 100, यहाँ पे 100 ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे लेस देन का साइन है और फिर उसके बाद स्मॉलर वैल्यू की वैल्यू है 50। तो 100 इज़ स्मॉलर देन 50, तो ये ओवरऑल कंडीशन जो है ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। जो ऊपर जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं उसके अगेंस्ट ये इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स कंसिडर होगा, सही है। और फॉल्स के केस में क्या होगा कि जो ये कर्ली ब्रैकेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको फॉल्स कंसिडर किया जाएगा, सही ना। फॉल्स कंसिडर होगा तो इसका मतलब है ये एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और प्रोग्राम आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम आपका नीचे आने का मतलब है कि फर्दर अगर कोई कंटिन्यूशन है वो ना शुरू हो जाएगी, तो आपकी वैल्यूज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपने बिग नंबर के अंदर यहाँ पे 50 की वैल्यू ली हुई है, सही है, और यहाँ पे आपने स्मॉल नंबर में आपने 100 की वैल्यू ली हुई है, सही है। तो अब क्या है कि जो ये इफ़ की कंडीशन है, सही ना, इफ़ की कंडीशन जस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करती है, बार बार रिपीट नहीं होती, सही ना। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन द लूप एंड द इफ़ कंडीशन, सही है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली बिग नंबर में जो आपकी वैल्यू है 50 इज़ लेस देन 100, तो दिस टाइम द कंडीशन इज़ ट्रू, सही है। अगर आपने इस तरह से इनपुट लिया है तो ये लूप, ये जो इफ़ की कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने की सूरत में ये पूरा का पूरा जो 5 स्टेटमेंट जिसमें लिखी गई हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी वन बाय वन, सही है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल विच इज़ कॉल्ड आर फॉर रिजल्ट कर लें कि आर एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, जो बिग नंबर था, बिग नंबर के पास जो वैल्यू है वो 50 की है, सही ना। 50 की वैल्यू को मैंने स्टोर करा दिया आर वेरिएबल के पास, सही ना। तो इट मीन्स के राइट नाउ द आर वेरिएबल इज कंटेनिंग द वैल्यू 50, सही है ना। तो ये मैंने वैल्यू को मूव करा दिया। सिंगल इक्वल हमेशा लिखते हैं तो वैल्यू फ्रॉम द राइट साइड इज मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सो इसका मतलब है कि आर के पास 50 आ गया। फिर सेकंड, स्मॉल नंबर के पास 100 है, सही है ना। तो 100 की वैल्यू को मैंने बिग नंबर में मूव करा दिया। बिग नंबर के पास पहले 50 की वैल्यू थी जो कि ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब भी नई वैल्यू आती है तो पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, नई वैल्यू जो होती है वो उसके पास सेव हो जाती है वेरिएबल के पास। तो बिग नंबर का जो मेरा वेरिएबल है इसके पास अब वैल्यू जो है वो 100 सेव हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर स्मॉल नंबर, सही ना। अब स्मॉल नंबर के पास यहाँ पे 100 है, अब तक 100 है, लेकिन जैसे ही आपने आर यहाँ पे लिख के वैल्यू को मूव ऑन करा दिया तो इसका मतलब ये हो गया
कि स्मॉल नंबर के पास जो नई वैल्यू है वो अब आ गई है 50 की, सही है। तो अब आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनके अगेंस्ट जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो करेक्ट फॉर्म में आ गई हैं कि जो बिग नंबर है, तो जब आप बिग नंबर, ये तो कांस्टेंट है तो ये एज इट इज प्रिंट होगा, जैसे ही आप वेरिएबल के फॉर्म में बिग नंबर को लिखेंगे तो बिग नंबर के पास जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 100 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, लाइन चेंज होगी, स्मॉल नंबर के पास जो लेटेस्ट वैल्यू है 50 वो 50 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो दिस इज द पर्पज ऑफ द इफ कंडीशन डेट करेक्ट्स द वैल्यूज, सही ना। एक पहला हमारा जो प्रोग्राम पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाला ये था कि वो आपको ये बता रहा था कि कौन सा करेक्ट है, यानी जिस तरह हम लोग MCQs करते हैं, चूज द बेस्ट आंसर, तो उसके अगर आप ऑनलाइन जो उसको क्रिएट करते हैं तो उसमें इफ़ की कंडीशन ही लगी हुई होती है कि उसमें इफ़ में ये लिखा हुआ होता है कि कौन सा आंसर करेक्ट है किस क्वेश्चन का, तो वो चीज़ यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। सेकंड चीज़ के आपने ये परफॉर्म किया कि अगर आपने कोई वैल्यूज़ गलत इनपुट ली हैं वेरिएबल में तो उनको करेक्ट कर दो उन वेरिएबल्स में। ये बात समझ में आई? इज इट करेक्ट? ये सिर्फ आपको समझ में नहीं आई या सबको समझ में नहीं आई? मुझे ज़रा बता दें ताकि। अच्छा, देखिए इन केस अगर आपने थोड़ा सा लेक्चर लेट ज्वाइन किया तो हो सकता है प्रॉब्लम आपको उस वजह से हो रही है। मैं इसको आप जब दोबारा से सुनेंगी ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन अगर इसका हम अलग से भी सेशन रख लेंगे, स्टिल आपको अगर कन्फ्यूजन है इसके अंदर, मैं थोड़ा सा यही रिपीट कर देता हूँ। लेट सपोज के एक मैं वो पेंट ओपन कर लेता हूँ, उसमें इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे ना पेंट के अंदर। तो इफ़ बेसिकली इफ़ की कंडीशन होती है जिसके अंदर आप टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, सही ना, टेस्ट कंडीशन जो होती है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, सही है ना, तो इसके नीचे जो भी अगर कर्ली ब्रैकेट के साथ कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, कर्ली ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इस तरह से। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होगी वो एग्जीक्यूट कर जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं करेगी, सही ना। सो इसका काम है कि कंडीशन को चेक करके और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाना, सही है। तो एक हमारा प्रोग्राम हमने शो किया था लेक्चर स्लाइड में, सिंपल सा जो एक था कि यूज़र से आपने एक वैल्यू इनपुट ली, सही है, और उसमें आपने ये बताना है कि नंबर जो आपने इनपुट लिया वो पॉजिटिव वैल्यू था या नेगेटिव वैल्यू का था या ज़ीरो वैल्यू का था, सही है। तो उसमें जब आपने लेट सपोज के जब सी इनकी कंडीशन से नंबर इनपुट आप लें, सेट लेट सपोज के एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने नंबर इनपुट ले लिया, सही है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन रीराइट कर देता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सही है। तो x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी जो वैल्यू मैंने यूज़र से इनपुट ली है वो ज़ीरो से बड़ी है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इनफाइनाइट नंबर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वो मैसेज लिख सकते हैं कि सी आउट नंबर इज़ पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी लिख दें इसमें, जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहें, इस तरह से इसको मैं इस तरह से स्टेटमेंट लिख दी, सही है। तो अब होगा क्या कि अगर x वेरिएबल में अगर मैंने लेट सपोज के वैल्यू ली है ज़ीरो, सही है ना, मैंने ज़ीरो इनपुट लिया, तो जब ज़ीरो इनपुट लिया तो वो अब ये जो ज़ीरो है ये बेसिकली इस पॉइंट पे आएगा, यानी x की वैल्यू को लेके, सही है ना, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि क्या ज़ीरो लेस देन ज़ीरो है, तो ये कंडीशन जो होगी फॉल्स हो जाएगी, सही है ना, कि ज़ीरो लेस देन ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो के इक्वलेंट है, सही है ना। तो इफ़ कंडीशन इज़ ये कंडीशन इज़ फॉल्स, तो उस सूरत में क्या होगा कि ये जो कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर लिखे हुए हैं ना,
ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सही है ना, यानी ये चलेंगे नहीं और प्रोग्राम नीचे की तरफ चला जाएगा, सही है ना, नीचे की तरफ चला जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ गई, सही है। अच्छा, अभी मैं इसको फिर डिफरेंट एग्जांपल लेता हूँ कि लेट सपोज के अब मैं यहाँ पे x में वैल्यू ले रहा हूँ -2, ये मैंने -2 की वैल्यू ली x के अंदर। तो होगा क्या कि वही कि अब इफ़ की कंडीशन में जब वैल्यू जाएगी, यानी मीन्स के x की जो -2 की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे वही अगेन कंडीशन चेक होगी कि -2 इज़ ग्रेटर देन 0, सही है, कि -2 जो है वो बिगर है 0 से, अगेन जो कंडीशन है मेरी हो जाएगी फॉल्स। और जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रोग्राम चला जाएगा नीचे, सही है। फिर अगेन अब मैं वैल्यू लेता हूँ इसके अंदर x इज इक्वल्स टू, लेट सपोज के मैं ले लेता हूँ इसमें 10,000, कुछ भी वैल्यू मैंने ले ली, सही है। इस x की वैल्यू जो है वो दोबारा यहाँ पे जाके चेक होगी, और यहाँ पे कंपैरिजन जो होगा वो ये होगा कि 10,000 इज़ ग्रेटर देन 0, सो दिस टाइम द कंडीशन इज़ ट्रू, सही है ना, ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। जब ये कंडीशन जब भी ये ट्रू होगी तो उसके नीचे जो ये सी आउट की स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, आपके पास आउटपुट आ जाएगा नंबर इज़ पॉजिटिव वैल्यू, सही है ना, यानी मीन्स कि हमने क्या किया कि हमें ये x को हमने बस ये जानना था कि जो x के पास जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है, सही है ना। तो उसको चेक करने के लिए हमें 3 कंडीशंस लगानी पड़ रही थी, जिसका मतलब था कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, सही है। फिर हमारे पास जो दूसरी कंडीशन आएगी वो होगी कि इफ़ x इज़ लेस देन 0, इसका मतलब है कि x जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगा तो ट्रू होगी, सही है ना। अदरवाइज हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो है कि इफ़ x इक्वल्स टू 0, यानी इसमें डबल इक्वल आएगा कि अगर आप वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, सही ना। डबल इक्वल का मतलब होता है वैल्यू को कंपेयर करना, सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में मूव ऑन करना। डबल इक्वल कभी भी इसकी x की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी मीन्स के लेट सपोज अगर x के पास 10,000 है तो x के पास 10,000 ही रहेगी, और वो सिर्फ ये चेक करेगा क्या 10,000 जीरो के बराबर है, तो उस सूरत में कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। यानी मीन्स कि इसमें भी फॉल्स है कंडीशन और इसकी कंडीशन में भी कंडीशन फॉल्स है। यानी मीन्स कि इफ़ की जो स्टेटमेंट्स 3 इफ़ की कंडीशन लिखी जाएंगी उसमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट एट अ टाइम जो होगी वो ट्रू होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इफ़ का कॉन्सेप्ट था। तो इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में थोड़ा सा उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया उसका मीनिंग को, इफ़ की कंडीशन को। जी कंपेयर कर रहा है, यानी मीन्स के वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। दिस इज कंपेयर वैल्यू। जी आवाज़ मिस, अच्छा मैंने वैसे तो कोशिश करें हेडफोन वगैरह यूज़ कर लें ताकि उसमें ना आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। मैंने भी हेडफोन को यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ा सा वॉल्यूम सही रखें। बाकी इंटरनेट का राउटर के पास अगर हो तो उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं भी राउटर के पास ही बैठा हुआ हूँ तो उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ भी मैटर कर रही होती है। लेकिन ये जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ना इसमें आपको साउंड बिल्कुल सही मिलेगी, क्योंकि मेरे सिस्टम से डायरेक्ट ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो उसमें आपको साउंड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अच्छा, ये नहीं, मैं ये बता रहा था कि x डबल इक्वल जो लिख रहे हैं वो कंपेयर वैल्यू कर रहा है, सही है। और अगर क्या कहते हैं, अगर आपने सिंगल x इज इक्वल्स टू 0 लिखा है तो इसका मतलब है मूव वैल्यू
ऑफ 0 इंटू एक्स वेरिएबल। इसको मैं इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से, यानी जी क्या चीज़? ये डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रही हैं, यानी मीन्स के जो आपको टास्क दिया गया है तो उसके क्या कहते हैं जो टास्क आप परफॉर्म कर रही हैं तो उसमें जो भी आपको कंडीशंस बताई गई हैं कि आपने इस पर्टिकुलर टास्क में ये काम परफॉर्म करना है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप वो कंडीशंस वगैरह सेट करेंगे और उसको वैल्यूज़ को मूव ऑन करेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका या? सही है, ठीक है। तो मीन्स के ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ये याद रखिएगा कि डबल इक्वल को हमेशा कंपेयर वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें एक्स की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी, सही ना। सिंगल इक्वल लिखेंगे तो उसमें ये होगा कि जो भी राइट साइड की वैल्यू है लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल होगा उसमें मूव ऑन हो जाएंगी। अब एक्स के पास जो पुरानी वैल्यू थी वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो नई वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इनका ये कंपैरिजन जो है वो आ रहा है, सही है। और फिर इस प्रोग्राम के अंदर यानी मीन्स के यहाँ पे क्या किया है कि बेसिकली एक स्वैपिंग की है कि जो बिग नंबर की वैल्यू थी वो स्मॉल वेरिएबल में डाल दी, जो स्मॉल वेरिएबल की वैल्यू थी वो बिग वेरिएबल में डाल दी। यानी इन केस कि अगर आपने वैल्यूज़ अगर गलत इनपुट ली हैं तो उसको करेक्ट करने का ये मेथड है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगली एग्जांपल में देखते हैं इसको फर्दर। ये एक एग्जांपल थी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि इफ़ एन एल्स स्टेटमेंट, सही ना। तो पिछले इस प्रोग्राम में इसमें या इसमें सिर्फ आप देखें कि इफ़ की स्टेटमेंट्स हैं, सही है ना। एक हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट भी होती है, सही ना। एल्स बेसिकली प्रोग्राम को ना एक एफिशिएंट कर देती है, एक फास्ट कर देती है, इस सेंस में कि अगर इफ़ की कंडीशन आपकी जो ये इफ़ की कंडीशन है, इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो वो क्या करती है कि नीचे जो एल्स की स्टेटमेंट होती है उसको प्रोग्राम रीड नहीं करता, सही है, यानी मीन्स के स्किप कर देता है, क्योंकि इफ़ के अंदर हमेशा ये होता है कि एक ही स्टेटमेंट जो होती है वो ट्रू होती है। जो हमारा पिछला प्रोग्राम था उसको मैंने जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर ये कंडीशन लेट्स सपोज ट्रू हो गई, सही ना, नंबर हमारा पॉजिटिव है, सही ना, तो नंबर इज़ पॉजिटिव उसने प्रिंट कर दिया। उसके बावजूद ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों फॉल्स हैं, हमें पता है कि स्टेटमेंट फॉल्स होंगी, लेकिन आपका जो कंपाइलर है वो इसको रीड करता है, सही नहीं, इफ़ को भी इसको भी रीड करता है, फिर फॉल्स कंसीडर करता है, इसको भी रीड करता है, फॉल्स कंसीडर करता है। तो बजाय इसके कि जब हमारे पास जब आंसर हमारे पास आ गया तो इन स्टेटमेंट को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सही ना। लेट्स सपोज कि आप कोई गैसिंग का गेम बना रहे हैं, सही ना, कि आपको 10 बारियों में उनको गैस करना है। तो अगर आपने 2 बारियों में उसका आंसर गैस कर लिया तो बाकी 8 जो बारियां उनको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सही है ना। तो उसमें अगर आपने इफ़ करके कंडीशंस लगाई हुई हैं तो उसमें आपका प्रोग्राम स्लो हो जाता है, सही ना। उसको थोड़ा सा एफिशिएंट करने के लिए हम एल्स की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, सही है। अच्छा, एल्स की स्टेटमेंट जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हमारे पास एक एल्स इफ़ की स्टेटमेंट का इजाफा हो जाता है। अभी से मैं इफ़ एंड एल्स के मुतालिक बात करता हूँ कि इफ़ एंड एल्स के अंदर अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, सही ना, तो इफ़ एंड एल्स के अंदर लेट सपोज के एक मेरा प्रोग्राम है, इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, सही ना। इसमें क्या है बेसिकली कि अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं आपको ईमेल भी कर सकता हूँ, तो लेट मी सेव दिस पर्टिकुलर कोड, आपको ईमेल कर दूंगा, तो आप इसको ना रीड आउट कर लीजिएगा। आज के जो लेक्चर है उसके कोड भी मैं आप सबको ना कोशिश करूँगा कि वो गूगल क्लासरूम में या टीम्स में डाल दूँ, तो वहाँ से आप इन कोड्स को देख के ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंक्लूड आईओस्ट्रीम using namespace std। अच्छा, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड नंबर है, सही है ना।
इसमें यानी मीन्स कहा जा रहा है कि प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर, एंड दूसरे में कहा जा रहा है कि सेकंड नंबर, सही ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ एंटर अ बिग नंबर, अगेन वही बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर की एग्जांपल है, सही है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सिर्फ ये बता रही है कि जो आपने नंबर्स इनपुट लिए हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बिग एंड स्मॉल की कंडीशन में, कि आपको पहले क्या कहा गया कि पहले बिग नंबर एंटर करो फिर स्मॉल नंबर एंटर करो। अगर आपने एंटर सही किया है, सही है, यानी मीन्स कि फर्स्ट नंबर आपने बिगर लिखा है तो बिगर की कंडीशन होती है ग्रेटर, सही ना। यानी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर तो हमें ट्रू रिटर्न कर दे, सही है। अदरवाइज अगर ये आपने गलत इनपुट लिया है तो फॉल्स रिटर्न कर दे और बता दे कि सेकंड नंबर इज बिगर वन, सही है। तो इसमें होगा क्या कि वो इफ़ की कंडीशन को रीड आउट करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको सी आउट प्रिंट कर देगा और ये एल्स की कंडीशन को स्किप कर देगा, इसको रीड नहीं करता है, सही ना। अगर यहाँ पे मैं इफ़ की कंडीशन लगाता तो वो अगेन इसको रीड करता, ठीक है। और क्या कहते हैं फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आप देखेंगे एल्स के आगे कंडीशन मेंशन नहीं हुई हुई, एल्स के आगे ये नहीं लिखा हुआ कि सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, सही है। यानी यहाँ पे हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा सो कॉल्ड एक एफिशिएंट हो जाता है कि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दोबारा से लिखने की, कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं पीछे जाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि जो हमारा पहला प्रोग्राम था जिसमें नंबर इज़ पॉजिटिव एंड हम लोग वो देख रहे थे, तो उसमें हर कंडीशन के साथ, यहाँ पे देखें, हर कंडीशन के साथ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, नंबर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमें लिखना ज़रूरी है। इफ़ के साथ हमेशा ये एक्सप्रेशन लिखना ज़रूरी है। लेकिन जब एल्स आ जाएगा, यानी मीन्स के यहाँ पे मेरे पास एल्स आ गया, यहाँ पे मेरे पास एल्स आ गया, तो एल्स के आगे कंडीशन नहीं लिखी जाती, सही है ना, ये याद रखें। इसको मैं रन करता हूँ, इफ लेक्चर 2 नहीं, एल्स की कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। देखें, वो मैं बताने का मकसद ये है कि इफ़ एंड एल्स वर्ब यूज़ करते हैं जब आपको दो चीज़ों में कंपेयर करना हो, सही है ना। जब दो चीज़ें आपको आपस में कंपेयर करनी हो तो इफ़ एंड एल्स को यूज़ करते हैं। इफ़ एंड एल्स यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि आपको जो कंडीशन है वो सिर्फ वन टाइम लिखनी पड़ती है, सही है ना। कि आपने लिख दिया कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन द सेकंड नंबर, एल्स के आगे आपको देखेंगे आपको स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। सेकंड एडवांटेज इसका यही है कि आपको क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट ही इसमें ट्रू होती है। तो अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई तो वो प्रोग्राम इसको रीड नहीं करेगा, और अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट इसको प्रिंट कर देगा, यहाँ पे रीड नहीं करेगा। राइट नाउ कि हमारे ये प्रोग्राम इतने छोटे हैं कि हमें इसमें ना टाइम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लाइन के कोड होते हैं तो उसके अंदर इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, सही है ना। तो उस टाइम को सेव करने के लिए हम इफ़ एंड एल्स को यूज़ करते हैं। इसको मैं एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके दिखा दूँ तो जी जी बोलें। पहले इफ़ आएगा, हमेशा इफ़ आएगा, एल्स को आप पहले नहीं लिख सकते। तो हाँ, इफ़ का मतलब या, और यानी मीन्स के इफ़ कंडीशन लगाई है अगर की, और फिर या, ये एल्स होगा या हो जाएगा, सही है ना। कि अगर ये चीज़ सही है, अगर ये चीज़ सही नहीं है तो फिर वो अगर की तरफ चला जाएगा, एल्स की तरफ चला जाएगा, सही है ना। तो इसमें ये जो हिरार्की है ये फॉलो होगी कि हमेशा सबसे पहले एक इफ़ की कंडीशन लिखी जाएगी, उसके बाद ही एल्स आएगा। एल्स पहले कभी भी नहीं आएगा। एल्स पहले लिखेंगे तो सिंटैक्स एरर आपके पास आ जाएगा, इसको भी आप चेक करके देख लीजिएगा, सही ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे जब मैं इसको पहले रन करके देख लेते हैं कि जो आपको जो आउटपुट जो है वो सही दे रहा है नहीं दे रहा। प्लीज़ एंटर अ बिग नंबर, मैंने लिख दिया 100। फिर मैंने लिखा, इन्होंने पूछा प्लीज़ एंटर द स्मॉल नंबर, मैंने लिख दिया 50। एंटर किया तो मेरे पास आउटपुट आ गया ट्रू। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो इफ़ की कंडीशन थी ये मेरी ट्रू हो गई थी, तो उस सूरत में ये मेरा सी आउट की स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट कर गया, एल्स को वो रीड नहीं करेगा, सही है ना। क्योंकि मेरे पास मेरा पार्टिकुलर आंसर अचीव हो गया। अगर मेरे पास आंसर अचीव ना हुआ होता तो वो एल्स की जो स्टेटमेंट होती उसको एग्जीक्यूट कर देता, सही है। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं विद सेकंड पॉसिबल आंसर, यानी मीन्स के बिग नंबर में जी
नहीं 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 नहीं, दोनों स्टेटमेंट्स कभी ट्रू नहीं होंगी। जब इफ़ एंड एल्स आ गई तो दोनों स्टेटमेंट कभी ट्रू ही नहीं हो सकेंगी। उसकी भी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकें। पहले इसका मैं आपको वो आउटपुट जनरेट करके दिखाता हूँ कि बिग नंबर में मैंने लिख दिया 75 और स्मॉल नंबर में मैंने लिख दिया 100, सही ना। तो इसका आउटपुट हमारे पास आ गया फॉल्स, द सेकंड नंबर इज बिगर। जी हम्म नहीं, वो डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगी। हम्म जी बिल्कुल ऐसा ही है हाँ, कि अगर इफ वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो जो एल्स में लिखा हुआ है वो 100% ट्रू है। सही है। और ये हाँ हम्म सेम आएगा, यानी मीन्स के अगर आप यहाँ पे ये आपने आउटपुट देख लिया, अब मैं यहाँ पे एल्स की जगह इफ लिख दूं, सही है ना। लेकिन इफ के साथ मुझे ये पूरी चीज़ कॉपी करनी पड़ेगी, यानी मीन्स के ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं प्रोग्राम को इस तरह से भी लिखता हूँ तो भी मेरा प्रोग्राम सही है। लेकिन अब आप इसमें देखें कि इसमें जो ये इफ़ है, इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट की जगह मैं एल्स 4 अल्फ़ाबेट लिख दूं तो उससे मेरा काम हो रहा है, सही ना। या तो आप ये लिखें या फिर एल्स लिख दें। तो यूजुअली कोडिंग के अंदर हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि जितना छोटा सा छोटा या मिनिमाइज कोड हो उतना बेहतर है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह पे सही हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये होगा कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने ट्रू तो प्रिंट कर देना है, साथ में फिर वो इसको भी रीड करेगा, पूरी स्टेटमेंट को रीड करेगा, उसके बाद उसको फॉल्स कंसिडर करेगा, सही है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एल्स लिखा हुआ है, सही है ना, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई है, ये कंडीशन ट्रू हुई है तो ये इस पे एल्स को देखते ही वो स्टॉप हो जाएगा, आगे रीड ही नहीं करेगा, बल्कि एल्स पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स रीड ही नहीं होता, सही है। लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन ये वाली फॉल्स होती है तो एल्स में जो भी स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, तो एक एफिशिएंट इसका आउटपुट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। और ये हमेशा सिर्फ दो वैल्यूज़ को ही कंपेयर करेगा, इसमें तीसरी वैल्यू कंपेयर नहीं होगी। समझ में आ गई। 2 से 3 इस कंडीशन में नहीं लग सकते। अगर दो से ज़्यादा पे जाना है तो वो आगे नेक्स्ट लेक्चर वो स्लाइड है हमारी, वो मैं बताता हूँ। यानी इफ़ एंड एल्स इज बिटवीन द टू कंपेरिजन, सही ना। दो चीज़ों को कंपेयर करना होगा तो इन इफ़ एंड एल्स लिखेंगे, सही ना। ये प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। उसके बाद एक हमारे पास आ जाता है एल्स इफ स्टेटमेंट, सही है ना। कि ये वब यूज़ होता है कि जब आपके पास दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों, सही है ना। यानी सम नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। यानी जो पिछला इफ़ एंड एल्स था उसमें आप दो चीज़ें ही कंपेयर कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, सही है ना। तो उसमें ज़ीरो को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपने ज़ीरो को भी कंपेयर करना है और एफिशिएंट वे में करना है तो उसके लिए आपको ना इन बिटवीन एल्स इफ की स्टेटमेंट आ जाती है, सही है ना। एल्स इफ की स्टेटमेंट जब आप लिखेंगे तो उसके आगे आपको टेस्ट कंडीशन भी लिखना ज़रूरी है, सही है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी मैं वही कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको कंपाइलर में एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। क्या चीज़? मैं भेज देता हूँ, क्लास के एंड पे भेज देता हूँ।
इसको सही कर लूँ। स्लैश एन का मतलब भी जो होता है वो लाइन चेंज करने का होता है। ये सी का सेंटेक्स है, और सी के जो सेंटेक्स है वो सी प्लस प्लस में भी एक्सेप्टेबल हैं, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। और वैसे भी यहाँ पे लाइन चेंज करने का कोई पर्पस नज़र आ नहीं रहा, तो इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ। हाँ, अब आप देखें कि ये जो मैंने स्टेटमेंट यूज़ की हैं, सही है ना। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी ये इफ़ से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, और ये सेंटेक्स ऐसे ही फॉलो होगा, सही है ना। सबसे पहले जो मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया था, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, यानी मीन्स के जिसके अंदर बैक कर लेता हूँ लेक्चर स्लाइड में, जहाँ पे सबसे पहले मैंने इफ़ के अंदर ये वाला प्रोग्राम था, सही है ना। इफ़ दिस इफ़ दिस इफ़ दिस, सही है ना। ये इस तरह से स्टेटमेंट्स थी। उसके बाद जो प्रोग्राम मैंने शो किया वो ये किया कि इफ़ एंड एल्स, सही है ना। यानी इफ़ की स्टेटमेंट है और एल्स की स्टेटमेंट है। अब जो मैं प्रोग्राम शो कर रहा हूँ, सही है ना, उसके अंदर आपके पास यहाँ पे एक इफ़ की स्टेटमेंट है, फिर एल्स इफ़ की स्टेटमेंट है, और आखिर में एल्स की स्टेटमेंट है, सही है। तो अब अगर आपने दो से ज़्यादा स्टेटमेंट में इफ़ की कंडीशंस को चेक करना है तो आप इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि हमेशा इफ़ की स्टेटमेंट सबसे पहले लिखी जाएगी, सही है, और एल्स की स्टेटमेंट सबसे आखिर में लिखी जाएगी। इन बिटवीन एल्स इफ़ की स्टेटमेंट आ सकती हैं, और ये एल्स इफ़ वो स्टेटमेंट होगी जो कि मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम आ सकती हैं, सही ना। इसकी लिमिट नहीं है। हमेशा प्रोग्राम में इफ़ एक दफ़ा लिखा जाएगा, हमेशा एक प्रोग्राम में एल्स एक दफ़ा लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास, अभी तो हमारे पास सो कॉल्ड 3 कंडीशंस हैं, अगर हमारे पास 4-5 कंडीशंस हों, सही है ना, तो उसके अंदर आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम जो है ये एल्स इफ की कंडीशन को कॉपी कर सकते हैं, जिस तरह मैं इस तरह से कॉपी कर रहा हूँ। यानी मीन्स के ऑल्दो कि इट्स यूजलेस एट द मोमेंट, लेकिन एल्स इफ की जो कंडीशन है वो आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, सही ना। इस तरह से ये जो प्रोग्राम है इसमें, यानी मेक श्योर हमेशा याद रखें, इफ़ एक दफ़ा, हाँ जी पूछें। नहीं नहीं, then is not a keyword in the C++. No, then is not a part of the C++. वो बोला जाता है। हाँ हाँ, वो कोडिंग में नहीं है। then is not is using in the coding. कोडिंग में जो हम यूज़ करते हैं सिर्फ इफ़, else if एंड else यूज़ करते हैं इन द C++, सही है। then will be used in other languages as well, यानी अदर कुछ दूसरी लैंग्वेजेस में होता है उसका इस्तेमाल, लेकिन C++ में then का इस्तेमाल इसमें नहीं है, सही है ना। इसमें जो इस्तेमाल है वो सिर्फ हाँ, इसमें मेक श्योर हमेशा याद रखिएगा, इफ़ ऑलवेज बी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एल्स ऑलवेज बी यूज फॉर द लास्ट टाइम। इन बिटवीन यू कैन यूज़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। और इसमें जो इफ़ की कंडीशन होगी उसके आगे आप ये कंडीशन टेक्स्ट एक्सप्रेशन ज़रूर लिखेंगे, सही है। एल्स इफ के साथ भी आपने एक्सप्रेशन ज़रूर लिखेंगे, सही है। और जो एल्स की कंडीशन होती है उसके साथ एक्सप्रेशन नहीं लिखी जाती, क्योंकि उसको डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाता है, सही है ना। यानी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है कि अगर आपने सारे ऑप्शन लगा लिए और वो सारे के सारे गलत हैं तो आप चले जाते हैं डिफ़ॉल्ट के ऊपर, सही है। तो डिफ़ॉल्ट आपको ना एक फ़िक्स जो आउटपुट होता है वो डिस्प्ले करवा देता है। अब इसका एडवांटेज वही है कि अगर आप यहाँ पे सारी इफ़ की कंडीशन लगा दें तो भी आपका प्रोग्राम वही आंसर देगा जो ये प्रोग्राम दे रहा है, सही है ना। लेकिन वो क्या करेगा कि अगर आपके पास फर्स्ट टाइम आउटपुट ट्रू आ गया तो बार बार इन तमाम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस ट्रू हों, सही है ना, कि आप चाह रहे हैं कि आपने जो इनपुट दिया है उसके अगेंस्ट आपके पास दो डिफरेंट आउटपुट आ सकते हैं या दो डिफरेंट इफ़ की कंडीशन ट्रू हों, तो उस सूरत में आप यहाँ पे इफ़ लिख सकती हैं, सही है ना। लेकिन अगर आपके पास इन तमाम जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू है तो यू ऑलवेज बी यूज़ इफ़ एल्स इफ एंड देन एल्स कंडीशन, सही है ना।
उसका एडवांटेज ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, सही ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रोग्राम इन कंडीशंस को रीड ही नहीं करेगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इन बिटवीन के लेट सपोज कि अगर ये वाला एल्स इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई तो उसके नीचे वाली जितनी भी कंडीशंस होगी उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस तरह से यानी मीन्स कि आपका जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट बन जाता है कि लेट सपोज कि अगर आपको फर्स्ट टाइम ही आपका आउटपुट यहाँ पे रिसीव हो गया तो कंपाइलर इनको स्किप कर देगा और डायरेक्ट प्रोग्राम नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आई? जी। हाँ, सही है। हाँ, अब वही मैं बता रहा हूँ, देखें इफ़ एल्स का जो मैंने प्रोग्राम दिखाया था ये वाला, इसमें मैंने बताया था कि दिस प्रोग्राम इज ओनली वर्क्स इन बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, यानी इसके अंदर सिर्फ दो कंडीशंस चेक हो सकती हैं, दो से ज़्यादा कंडीशन चेक नहीं होंगी। लेट सपोज यहाँ पे तो ये था कि आपने बताना है कि बिग नंबर कौन सा है, सही ना, आपने दो नंबर दे दिया, आपने ये बता दिया कि आपने पहला नंबर बिग लिखना है, सेकंड नंबर स्मॉल लिखना है। अगर तो आपने सही लिखा है तो वो ट्रू दे देगा, अगर सही नहीं लिखा तो फॉल्स दे देगा, सही है। लेकिन लेट सपोज कि अगर मेरे पास एक ये टास्क है कि इसको नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव की बजाय मैं ये कर देता हूँ कि लेट सपोज कि मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, यानी इसको मैं थोड़ा सा फर्दर मॉडिफाई करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो इस तरह से डबल इक्वल लगा रहा हूँ जो कि कंपेयर कर रहा है वैल्यूज़ को, ताकि इसको फर्दर आपको ना समझ में आए। इसके अंदर मैंने कंडीशंस को चेंज कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने कंडीशंस लगा दी, सही है। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को भी चेंज कर रहा हूँ। पहली वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ज़ीरो ही रहने देते हैं, चलें, सही है। इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3 4। अच्छा, अब इनके अगेंस्ट मुझे अपनी स्टेटमेंट्स भी चेंज करनी है। नंबर इज 0, नंबर इज 1 2 फिर नंबर इज 3, नंबर इज 4, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट इज नॉट फ्रॉम 0 to 4। ये मेरा एक प्रोग्राम मैंने बनाया जो कि मुझे ये बता रहा है कि जो मैं यूज़र से इनपुट दूंगा, तो लेट सपोज कि अगर मैंने उसको 0 दिया तो मुझे वो आउटपुट में दे देगा नंबर इज़ 0, सही है। अगर मैं बोलूँगा नंबर, मैंने 1 इनपुट दिया तो वो दे देगा नंबर इज़ 1 या 2 या 3 and 4, 0 to 4, सही है। और इसके अलावा अगर मैंने कोई नंबर दिया लाइक 5 6 या माइनस में मैंने नंबर दिया तो वो मुझे डिफ़ॉल्ट आउटपुट दे देगा कि इनपुट इज़ नॉट फ्रॉम 0 to 4, सही है ना। इसको एक दफ़ा पहले मैं एग्जीक्यूट कर इसका आउटपुट दिखाता हूँ ताकि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ जाए, और उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें एल्स इफ की जो हमने यूज़ किया उसका क्या एडवांटेज था हमें। इसमें चूंकि मैंने सी आउट की कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी इसलिए डायरेक्ट कर्सर जो है मेरा ब्लिंक कर रहा है, सही ना। तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू देता हूँ। लेट सपोज मैंने लिखा 3, एंटर किया तो उसने मुझे आउटपुट दे दिया नंबर इज़ 3, सही है ना। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हुआ क्या कि नम के अंदर 3 की वैल्यू जो है वो सेव हो गई, सही है। पहले इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट की, उसमें उसने चेक किया कि 3 को कंपेयर कर रहा है 0 से, कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स इफ पे आ गया। फिर दोबारा 3 को कंपेयर कर रहा है 1 से, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। फिर यहाँ पे जो एल्स इफ आया उस पर उसने कंपेयर किया कि 3 को कंपेयर किया 3 से, कंडीशन फर्स्ट टाइम ट्रू हुई। उसने क्या किया, सी आउट की जो स्टेटमेंट है नंबर इज़ 3, सही है ना,
इसको स्क्रीन पे प्रिंट किया और प्रोग्राम ख़त्म हो गया, वो नीचे नहीं जाएगा, इस एल्स को नहीं रीड करेगा, इस इफ एल्स नम इज इक्वल टू 4 को रीड नहीं करेगा और इस एल्स को रीड नहीं करेगा। तो इस तरह से ये दो स्टेटमेंट्स को उसने रीड नहीं किया, सही है। तो ये हमारी बचत हो गई इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। फिर उसी तरह के अगर हमने कोई नंबर दिया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, रन किया और मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 100, तो उसने मुझे बता दिया कि इनपुट इज़ नॉट फ्रॉम 0 to 4, यानी 0 to 4 की वैल्यू में ये आपने जो ऊपर इनपुट दिया है ये उस रेंज में नहीं आ रहा, सही है ना। तो इस तरह के प्रोग्राम जिसमें आपको एक कंसर्न आउटपुट जो आप लोगों ने दिए हुए हैं वो अगर करेक्ट नहीं हो रहे, तो आप एक डिफ़ॉल्ट आउटपुट उसको दे देंगे कि आपने जो भी इंक्रीज़ की हैं वो सारी की सारी गलत हैं या उस रेंज के अंदर नहीं है। तो उस सूरत में हम लोग एल्स इफ़ को यूज़ करते हैं। ये बात समझ में आई? नहीं, बिल्कुल, हाँ। यानी मीन्स के हाँ, इसकी समरी मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आप सिर्फ इफ़ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो तमाम इफ़ की स्टेटमेंट को प्रोग्राम जो होता है ना रीड आउट करता है, सही है। अगर आपके पास लेट सपोज के अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अगर 10,000 के करीब इफ़ की स्टेटमेंट्स होंगी तो प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा बहुत स्लोली जनरेट होगा, सही है। अगर उसमें एक एक अगर आपने आपका एक आंसर सही है, अगर आप 1000 स्टेटमेंट्स उसमें से एक आंसर सही है तो आपको एल्स इफ को यूज़ करना है, सही है ना। अगर आप सिर्फ दो कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, सही ना, लेट्स सपोज टॉस कर रहे हैं, हेड एंड टेल आ रहा है आपका, तो उसके अंदर इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट यूज़ होंगी। और अगर आपके पास मोर देन 2 कंडीशंस हैं और उसमें से सिर्फ एक आंसर सही है, तो उस सूरत में फिर आपको एल्स इफ को यूज़ करना है। जी, 5 नंबर वो एल्स की कंडीशन में चलाई है ना। अगर आपने इनपुट में 5 दिया तो वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, यानी मीन्स के इसमें मैंने इसीलिए ये मैसेज लिखा है, अगर आप मैसेज पढ़ें कि इनपुट इज़ नॉट फ्रॉम 0 to 4, कि 0 to 4 के अंदर अगर कि ये नंबर ये लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब चाहे वो आप नेगेटिव नंबर दें, -1 दें, -2 दें, -3 दें, और चाहे 5 6 7 8 9 10 दें, उन सब का जवाब जो होगा वो ये वाली स्टेटमेंट होगी। नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन। अगर आपने लेट सपोज अगर आपने 100 दिया तो वो 100 को खुद से जनरेट नहीं करके देगा कि नंबर इज़ 100। जो एल्स की कंडीशंस में जो आपने कंडीशंस डिफाइन की हैं ना, ये अकॉर्डिंगली उसके अंदर ही चलेगा। और कोई नंबर नहीं, अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो कोई और नंबर नहीं दे सकता। हाँ, इसके अंदर अब हम आगे जो जाएंगे वो रेंज के उसमें जाएंगे, सही है ना, कि हम इसके अंदर अब आगे जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें ये होगा कि एक रेंज देंगे कि इस नंबर से लेके इस नंबर तक है तो उसका आउटपुट ये होगा, इस नंबर से लेके इस नंबर तक का रेंज है तो उसका आउटपुट ये होगा। ये हम आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स आएंगे अपनी मेडिकल एप्लीकेशंस की तरफ, कि लेट सपोज के सब ब्लड प्रेशर, अगर एक जनरल में आइडिया दे रहा हूँ कि नहीं, पल्स ब्लड प्रेशर ज़रा हाई हो जाएगा, पल्स का मैं ले लेता हूँ, सही ना। सब पल्स रेट होता है, तो पल्स रेट हमारा एक आइडियल 72 होता है बीट्स पर मिनट्स। उसके अंदर भी एक एवरेज होता है कि लाइक अगर 60 से लेके और 70 के वो 80 के बीच में अगर आपका पल्स रेट है तो सो कॉल्ड्स को नॉर्मल कंसिडर किया जा रहा है। तो वो आपके पास रेंज आ गई। अगर वो 80 से ऊपर चला गया तो आपका पल्स रेट हाई है, सही है। और अगर वो 60 से कम आ रहा है तो वो पल्स रेट आपका लो है। कोशिश करें कि जब आप कोई क्वेश्चन करें तो ये अपना माइक ओपन करें, वरना ना डिस्टॉर्शन हो जाती है थोड़ी सी ना। अच्छा, वही कि अगर आपने रेंज दे दी कि 60 से 80 के दरमियान जो पल्स रेट है वो नॉर्मल है, तो वो आप इस इफ़ एल्स की कंडीशंस में ही दे सकती हैं, सही है ना। 80 से ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब है कि पल्स रेट हाई है, तो वो भी आप इसी में बताएंगी, और 60 से कम है तो पल्स रेट लो है, तो वो भी इफ़ की कंडीशन में ही वो बताया जाता है। तो उसके अंदर ये चीज़ यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो यही कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना था कि इफ़ हम कहाँ पे यूज़ करेंगे।
इफ़ एल्स कहाँ पे यूज़ करेंगे और इफ़ एल्स इफ और एल्स कहाँ पे यूज़ करेंगे। यानी मीन्स के इसको यूज़ करने के जो तरीके हैं वो कुछ यही थे कि न्यू कि एक में आपने देखना था कि इफ़ जो हमने परफॉर्म किया, सही है ना, इसके अंदर इसकी एक एक्सप्रेशन आ रही है, वो आपने लिख दी, सही है। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी थी वो ये सीखी थी कि इफ़ है, इसकी एक एक्सप्रेशन है और इसके अगेंस्ट फिर इसके नीचे एल्स है। एल्स की कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखी जाती, डायरेक्ट इसके नीचे जो होगा आउटपुट आता है, सही है ना। और थर्ड थिंग जो थी हमारे पास वो थी इफ़, हमेशा इफ़ लिखा जाएगा, सबसे पहले उसकी एक एक्सप्रेशन आएगी, उसके बाद जो अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है तो यहाँ पे एल्स इफ़ लिखा जाएगा, एल्स इफ़ लिखा जाएगा, उसकी एक एक्सप्रेशन लिखी जाएगी। और उसके बाद अगर कोई और एल्स इफ़ है, यू कैन राइट एज मैनी एज यू कैन, इसमें एल्स इफ़ यानी मीन्स के कुछ इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। और सबसे आखिर में जो होगा वो इसका एल्स आ जाएगा, और एल्स के आगे कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखी जाती। तो इस तरह इफ़ की जो डिसीजन स्टेटमेंट्स हैं उसमें इफ़ इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एक या दो कंडीशंस हैं, बल्कि एक ही कंडीशन है, अगर उसको आपने टेस्ट करना है, जिस तरह बिग नंबर को मैं चेक कर रहा था, तो वो आप इफ़ के थ्रू करेंगे। अगर आपको दो वैल्यूज़ गिवन है, उसमें आपने बताना है इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो उसके अंदर इफ़ और एल्स को आप यूज़ कर लेंगे। और अगर आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ रेंज है, सही है ना, जैसा सीबीसी की रिपोर्ट आती है उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ रेंज होती हैं, सही है ना, उसमें डब्ल्यूबीसी का अपने को बताना होता है, आरबीसी का बताना होता है, प्लेटलेट्स का बताना होता है, डिफरेंट हीमोग्लोबिन वगैरह होता है। तो वो आप इस इफ़ एल्स इफ की स्टेटमेंट से आप बताएंगे कि कौन सा जो आउटपुट है वो करेक्ट रेंज में आ रहा है या कोई लेस है, कोई हाई है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसकी डिसीजन की जो है क्लासिफिकेशन है। इसकी एग्जांपल्स हम और भी ऑनलाइन इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि ज़रा इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर हम लैब जो होगी इसकी वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगली जो हमारी लैब है वो इफ एल्स से रिलेटेड है, सही है ना। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास जो मैंने रेंज का जिक्र किया था, तो उसमें हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ये वही ऑपरेटर्स हैं जो मैंने लेक्चर 2 या 3 के अंदर आपको गेट्स की सूरत में करवाए थे, सही ना। ये आगे डीएलडी में भी आपके पास आएंगे। मैंने जिक्र किया था कि आपके पास एक एंड गेट होता है, सही ना। एंड गेट में क्या था कि बाइनरी नंबर, दो बाइनरी नंबर दोनों अगर ट्रू होंगे तो वो ओवरऑल आउटपुट ट्रू होगा, सही ना। अगर एक भी इनपुट जो है फॉल्स हो गया तो वो ओवरऑल जो होगा वो फॉल्स की कंडीशन में काउंट होगा, सही है। और गेट क्या था, अच्छा, एंड गेट जो है वो C++ में $M% की फॉर्म में लिखे जाते हैं, सही ना। यानी मीन्स के अब इफ़ की जो कंडीशन है उसके अंदर दो चीज़ों को अगर आपने कंपेयर करना है तो उसमें आपने एंड का साइन लगाना है, सही है, और दोनों का करेक्ट होना ज़रूरी है। और गेट क्या था कि इसमें अगर एक भी सिंगल कंडीशन ट्रू हो जाए ओवरऑल आउटपुट ट्रू होगा। उसका ये वर्टिकल बार्स कहलाते हैं, सही ना, वर्टिकल बार्स लिखे जाते हैं। एक्सप्रेशन 1 का मतलब ये सारी टेस्ट एक्सप्रेशन की बात हो रही है। उसी तरह फिर नॉट का यह है कि एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन जो है वो नॉट का काम करता है, सही है। अब यहाँ पे इसको C++ में लिखने का तरीका, सही है ना, इसमें ये दो तरीक़ों से लिखा जाता है, सही है ना। एक्सप्रेशन जो होती है उसमें जो सेकंड वे है इट विल बी ईजियर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, सही है ना। सिंपल उसमें ब्रैकेट्स का एक इजाफा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें ये क्या है, एक जो लॉजिक लगाई है ये इफ़ के अंदर ही लगेगी, सही है ना। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि x वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 हो और जो y वेरिएबल है वो 5 हो, सही है ना। अगर तो आपने x की वैल्यू को 5 दिया है, y की वैल्यू को 5 दिया है, तो ये आउटपुट 2 आएगा, सही है। लेकिन अगर इसमें से एक भी वैल्यू गलत हुई तो ओवरऑल आउटपुट आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह पर लॉजिकल एरर और जो है उसमें भी अगर आपने एक x की वैल्यू 5 दी है, y की वैल्यू 5 दी है, तो इसमें से एक भी वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल आपका आउटपुट ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज उसको फॉल्स दे देगा। और जो नॉट होता है यानी इन्वर्टर जो होता है उसमें हमेशा एक इनपुट लिया जाता है, सही ना। इन्वर्टर में एक ही इनपुट होता है। इसमें वो ये चेक कर रहा है कि अगर
x की वैल्यू 5 नहीं है तो सही है ना, तो इसमें क्या होगा कि x की वैल्यू कुछ भी हो 5 ना हो तो ये ट्रू है, अगर ये वैल्यू 5 है तो ये फॉल्स हो जाएगा। सही है, इसको थोड़ा सा मैं कोडिंग के अंदर इसकी एग्जांपल्स करा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये तमाम के तमाम प्रोग्राम में आफ्टर द लेक्चर जो है वो टीम्स पे भी और गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। इसको डाउनलोड करके इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सही ना, ताकि आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस रहे, सही ना, क्योंकि C++ में ज़रूरी ये है कि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो डेवलप होगा। सही है, प्रोग्राम लिख रहा हूँ बार बार, यानी मीन्स कि आपको भी इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए और ख़ासकर टाइपिंग स्पीड अपनी ज़रूर फास्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने लिया x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 3 और z इक्वल्स टू 5। इस तरह से मैंने कुछ वैल्यूज ले ली। सही है, अच्छा अब मैं लिख रहा हूँ कि एक कंडीशन लिखता हूँ कि इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 और एंड y इज इक्वल्स टू 3। इफ़ के अंदर जब भी मैं कंडीशंस लिखूंगा तो हमेशा डबल इक्वल के साथ लिखूंगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि इफ़ के अंदर हम लोग चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर आपने यहाँ पे सिंगल इक्वल लिखा तो वो क्या करेगा कि यहीं पे x की वैल्यू में 1 को मूव कर देगा। ऑलरेडी 1 x के अंदर मौजूद है, तो लेकिन यहाँ पे अगर मैंने लेट सपोज यहाँ पे अगर मैंने 10 लिखा होगा तो वो x के अंदर 10 की वैल्यू डाल देगा और फिर उसमें मेरा आउटपुट जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सही ना, तो हमेशा इफ़ के अंदर डबल इक्वल का इस्तेमाल करना है। ऊपर जो सिंगल इक्वल है वो ये बताता है हमें कि हमारी जो वैल्यू है वो उसकी वेरिएबल की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पे हमेशा वो कंपेयर कर रहा है, वो वैल्यू बता नहीं रहा। सही है ना, तो लेट सपोज कि जो भी आपने यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करवाना है, सही है ना, लेट सपोज कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू, तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा। एल्स सी आउट फॉल्स। ये मेरा एक प्रोग्राम है। सही ना, अब यहाँ पे देखें कि इफ़ की कंडीशन में मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। सही ना, एंड ऑपरेटर ये कहता है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, तो ये आपके पास ट्रू आउटपुट आएगा, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज x की वैल्यू 1 ही है, y की वैल्यू 1 ही है, एंड का मेरे पास कंडीशन लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि इसका आउटपुट जो है वो ट्रू प्रिंट होना चाहिए। सही ना, लेट्स सी इसका आउटपुट देख लेते हैं। लेक्चर 4 देखिए मेरे पास आउटपुट जो है वो ट्रू आ गया। ठीक है ना, आउटपुट ट्रू आ गया इस पार्टिकुलर रेंज का। सही ना, ये आमतौर पे हम लोग उस वक्त ही डिफाइन करेंगे जिससे मैंने आपको बताया था ना पल्स रेट। सही ना, पल्स रेट वाली हमारी लैब भी होगी, जो नेक्स्ट होगी वो लैब होगी। तो उसमें अगर लेट सपोज यहाँ पे आप कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ x इज इक्वल्स टू यानी 60 और यहाँ पे लिख देते हैं 80, तो उसके बीच में अगर ये रेंज की फॉर्म में आ रहा है तो वो लिख देंगे कि इसका आंसर लिख देंगे जी नॉर्मल नॉर्मल पल्स रेट, और अदरवाइज एबनॉर्मल या जो भी आपने फर्दर कंडीशन डिफाइन करनी है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ कि लेट सपोज कि मैंने y की वैल्यू कर दी 4। सही है, अब दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँगा तो मुझे ये आउटपुट दे देगा फॉल्स। देखिए फॉल्स दे दी, हालांकि मेरी पहली वैल्यू करेक्ट है, सेकंड वैल्यू मेरी इनकरेक्ट हो गई क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू का करेक्ट होना ज़रूरी है, तो ये ट्रू आंसर देता है, अदरवाइज ये फॉल्स देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल ये करता हूँ कि बजाय एंड ऑपरेटर के यहाँ पे मैं और ऑपरेटर लगा देता हूँ। और ऑपरेटर लगा दिया। सही है, इसको मैं अब वही कंपाइल एंड रन करूँगा तो अब आप देखें कि मेरे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है ट्रू। सही है, उसकी वजह क्या कि एक वैल्यू मेरे पास करेक्ट है, एक वैल्यू मेरे पास इनकरेक्ट है, लेकिन जैसे ही और के अंदर एक भी सिंगल वैल्यू करेक्ट आ जाती है ओवरऑल उसको ट्रू कंसिडर करता है। सही ना, तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे मैं एक और काम ये करता हूँ कि इसकी आप खुद भी प्रैक्टिस करते जाइएगा मुख्तलिफ ऑपरेटर्स लगा के। सही ना,
अब देखें यहाँ पे एंड नॉट गेट तो मैंने इसके साथ लगा दिया, सही ना। अब यहाँ पे नॉट गेट हो गया, यहाँ पे ये बता रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, और यहाँ पे x y इज इक्वल्स टू 4। तो अगर आप ये देखें तो ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो रही है। फॉल्स का मतलब है ज़ीरो हो गई, सही है ना। ये कंडीशन ऑलरेडी ज़ीरो है, तो इसका जो आउटपुट है डेफिनेटली फॉल्स आना चाहिए। इसको रन करके देख लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई सबको? ओके, इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं एग्ज़ाम में पूछता होता हूँ, ये वाली कंडीशंस ना। तो यानी मींस के इसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ अच्छी खासी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। एक मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, उसका मैं आउटपुट नहीं बताऊँगा, आप लोग ही मुझे बताएं कि क्या उसका पॉसिबल, इज़ इट आउटपुट विल बी अ ट्रू और फॉल्स, सही है ना। यानी मींस के मैंने स्टेटमेंट लिखी ये, और यहाँ पे मैंने लगा दिया, और यहाँ पे अब मुझे बताएं कि इसका आंसर जो है वो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जी पूछें। नॉट को इन्वर्टर। यानी इसका मतलब है कि जो पहली स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो ये बोल रही है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं इसका आउटपुट फॉल्स आएगा? एक दो की आवाज़ आई थी कि फॉल्स आएगा, लेकिन इसका आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। उसकी वजह ये, क्योंकि यहाँ, हाँ, एक तो ये एंड है, सही है ना। एंड में ये है कि ये स्टेट ये हाँ, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, इन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो ओवरऑल आउटपुट जो होगा वो ट्रू आएगा, सही है ना। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें तो पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, सही है। x की एक्चुअल वैल्यू जो है 1 है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, कंडीशन इज़ ट्रू, सही है। सिमिलरली अगर y इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, y की एक्चुअल वैल्यू 3 है, 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ओवरऑल जो इसका आउटपुट प्रिंट होगा वो ट्रू ही होगा, सही है। आपके सामने ये ट्रू आ गया। फिर इसी तरह ये जो एक्सप्रेशन है ये लिमिटलेस है, यानी मीन्स कि आप इसमें फर्दर एंड गेट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंड और ये दो ऐसे गेट्स हैं जिनको मिनिमम 2 बिट्स यानी 2 वैल्यूज़ इनपुट रिक्वायर्ड होती हैं, और दो से ऊपर जितनी मर्जी वैल्यू ऐसा आप दे दें। सो ऑल आर द एक्सेप्टेबल। सो लेट मी ऐड दिस वैल्यू हेयर। जी हम्म हम्म यानी मीन्स के देखें, ये जो इफ़ के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एक्सप्रेशन, टेक्स्ट कंडीशन। ये कंडीशन डाली हुई है जो कि वैल्यू को इक्वलेंट नहीं कर रही है, वो सिर्फ आपसे पूछ रही है। यानी ऊपर जो मैंने लिखा कि x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 है, सही है। और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 मैंने असाइन की है, सही है ना। यहाँ पे वो कह रहा है कि x एक कंडीशन, ऐसी कंडीशन है जिसमें x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, सही है। अगर तो x की वैल्यू 2 होगी तो वो कंडीशन फॉल्स कंसिडर होगी, और अगर x की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी हो, चाहे वो -5 हो, -10 हो, 100 हो, 1000 हो, सब ट्रू होंगी। सिर्फ 2 की केसेस में वो फॉल्स होगी, ये वाली एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी। वो इस वजह से कि जो मैंने आखिरी एक्सप्रेशन लिखी है ना कि z इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो रही है, सही है ना। इसके फॉल्स होने की वजह से, हालांकि ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो एंड के लिए ज़रूरी है
कि कंडीशन जो है वो सब ये तीन कंडीशंस हैं इसके अंदर, इन तीनों कंडीशंस का ट्रू होंगी तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगा। जी पूछें। बिल्कुल लगा सकते हैं, हाँ हाँ वो मैं कराऊंगा, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसकी मैं वही प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर कोड पे, ताकि आपको ना इसका कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाए। यानी मीन्स के अब आपका इतना कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए कि अगर ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, आप मुझे ये स्टेटमेंट देख के बता दें कि इसका जो आउटपुट है वो ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, सही ना। तो मेजोरिटी ने इस टाइम गेस कर लिया है कि इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स है, लेकिन अपनी कंफर्मेशन के लिए एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, और अगर अभी भी किसी को डाउट है कि ये फॉल्स क्यों आया तो वो पूछ सकता है। हम्म। फिर तो आपने वैल्यू दी नहीं है ना। नहीं, फिर अगर आप इसको डिक्लेयर ना करते, ये वैल्यूज़ ना देते, तो फिर तो प्रोग्राम आपका चलना ही नहीं था ना। यानी मीन्स कि आपको इफ़ की कंडीशन लगाने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि एक्स की क्या वैल्यू है, वाई की क्या वैल्यू है, जेड की क्या वैल्यू है। अब आपकी मर्ज़ी है कि वैल्यू जो है आप डिफ़ॉल्ट में ले लें या सी इन करके ले लें। यानी मीन्स के अभी हमने सी इन को यूज़ नहीं किया ना यहाँ पे, यानी एक्स की वैल्यू हम यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं या डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब चूंकि मैं इस कोड को डिटेल में समझा रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को लेते हुए इस कोड को समझा रहा हूँ। सही है, ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ही और गेट को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मुझे कोई बताएगा यहाँ पे कि इसका क्या आउटपुट आएगा। इसको आप लोग इस तरह से रीड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रहा हूँ कि आपकी जो पहली एक्सप्रेशन है x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, सही है ना। इसका मतलब है कि 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन ट्रू है, सही है ना, ये ट्रू है। उसके बाद आपका एंड गेट लगा हुआ है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि y का मतलब है 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, कंडीशन इज़ ट्रू, तो ये भी ट्रू हो गई। उसके बाद आपका लगा हुआ है और गेट, सही है ना। और गेट में क्या है कि z की वैल्यू 5 है, 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज़ फॉल्स, सही है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी और गेट आ गया, सही है, उसमें एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो ओवरऑल इसको हम लोग ट्रू कंसिडर करते हैं, सही ना। ट्रू कंसिडर करते हैं। एंड की कंडीशन है, इसके अंदर ये एंड में भी ट्रू है और उससे बाद भी ट्रू है, तो ओवरऑल ये ट्रू आउटपुट होगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ट्रू आ गया। ये चीज़ समझ में आई, सही है। इसकी आपने प्रैक्टिस रखनी है इस चीज़ की, सही है ना। यानी मीन्स कि ये चीज़ें मैंने आपको समझने एक बता दिया है कि एंड क्या चीज़ है और क्या चीज़ है, इसको कैसे लिखा जा रहा है, सही है ना। एक और मैं चलें एग्जांपल लिखता हूँ उसमें, ताकि आप लोग मुझे जी, सही है, ठीक है, सही है। आपने शायद ये नहीं देखा कि यहाँ पे मैंने ये साइन कौन से लगाए हैं, कि जिसको और का, और में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ओवरऑल उसको ट्रू कंसीडर किया जाएगा। ये बात समझ में आई, सही है। तो अगर आप लेट सपोज स्टार्ट करें फ्रॉम दिस टू दिस, हमेशा पहले दो कंडीशन को रीड करता है, सही है ना। इन दो कंडीशन को जब वो रीड करेगा, दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हैं, सही है। तो दोनों दोनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब है ओवरऑल ये ट्रू है, सही है ना। जब ओवरऑल ये कंडीशन ट्रू है, तो जब इसको और गेट से आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक आंसर ट्रू की फॉर्म में है, एक आंसर फॉल्स की फॉर्म में है, बीच में और गेट है, ओवरऑल उसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। इसकी आप, हाँ, इसकी जैसा कि मैंने प्रोग्राम बनाया ना जी।
ओवर फॉल्स होगा। यानी आप मेरा, हाँ आप दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। ये जो एंड गेट की जो डिटेल्स हैं ये मैंने आपको मैं दिखा देता हूँ, जो मेरे पास शुरू के जो मेरे लेक्चर थे, आ, उसको आप रिवाइज कर लें। ये लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, टीम्स पे भी मेरे पास मौजूद हैं, और उस पर गूगल क्लासरूम में तो मैंने बहुत शुरू में डाल दिए थे। ये देखें, ये मेरे लेक्चर्स जो थे, ये लेक्चर नंबर 4 था, जो एक फर्स्ट लेक्चर जो कंबाइन मैंने दिया है, उसके अंदर मैंने नॉट को एक्सप्लेन किया हुआ था कि नॉट कौन सा ऑपरेटर होता है कि जिसके अंदर सिंगल इनपुट लिया जाता है, उसके अगेंस्ट वो उसको ऑपोजिट आउटपुट में वैल्यू दे देता है, सही ना। एंड के अंदर हम लोग एक कंपैरिजन हमारा ये है, कंपैरिजन ये है कि इसमें हमें कम से कम दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं जिनको वो कंपेयर करता है। अगर पहली वैल्यू गलत है, दूसरी वैल्यू गलत है, तो ओवरऑल उसका आउटपुट गलत आएगा, यानी नेगेटिव आएगा या फॉल्स आएगा। अगर फर्स्ट वैल्यू हमारी वो ट्रू है, सेकंड वैल्यू हमारे पास ट्रू है, तो ओवरऑल उसका आउटपुट ट्रू आएगा। सिर्फ उस सूरत में जब दोनों वैल्यूज़ या जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब की सब ट्रू होंगी, ए कंडीशन एंड बी कंडीशन बोथ आर ट्रू, देन द आउटपुट विल बी ट्रू, सही है। और के अंदर क्या है कि अगर एक भी सिंगल कंडीशन अगर वन या ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल उसका आउटपुट जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना क्लियर हो जाए दोबारा से। अगर याद नहीं रहे, अगर आपको ये एंड और नॉट के जो ऑपरेटर्स थे, सही ना, तो इसको ज़रूर रीड आउट कर लें। तो यहाँ पे अब मैं और का ऑपरेटर है, सही ना, और में अगर एक भी कंडीशन इसमें ट्रू है तो ओवरऑल उसको ट्रू कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एंड के अंदर ये है कि इन दोनों कंडीशन का जिसके लेफ्ट एंड राइट साइड पर है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेटर की वैल्यूज़ में कुछ चेंजिंग परफॉर्म, जी 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 बोले। हम्म। नॉट में सिर्फ एक वैल्यू, एक वैल्यू होती है नॉट का। ये है कि अगर मैं इनको रिमूव, नॉट जब भी आप नॉट लिखेंगे ना तो नॉट के लिए ऐसे लिखा जाता है। सिर्फ अगर सिंपल नॉट, अगर सिंपल नॉट आपने एक्सप्लेन करना है ना, तो इसको मैं हटा रहा हूँ इस तरह से। नॉट हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा कि x इज नॉट इक्वल टू 2, डेट्स इट। इसमें कंपैरिजन नहीं होता, इसमें सिंगल वैल्यू है, सही है ना। सिंगल वैल्यू को आपने लिख देना है। लेकिन अगर आप एंड को यूज़ करते हैं या और को यूज़ करते हैं तो फिर आपको दो कंडीशंस कम से कम लेनी होती हैं, जैसे मैंने x की वैल्यू ली और y की वैल्यू ली। जी पूछें। वो भी, हाँ वो भी इसमें डेवलप किए जा सकते हैं, लेकिन उनके डायरेक्ट सिंबल्स नहीं है, सही है ना। यानी मीन्स के अगर आपने एंड नैंड को यूज़ करना है ना, नैंड इज़ द ऑपोजिट ऑफ एंड, सही है ना, तो आप क्या करोगे कि एंड के साथ नॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, यानी वॉट एवर द आउटपुट ऑफ एंड। तो उसमें उसका मैं फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, सही है ना। उसका मैं सिंपल इस तरह से बता देता हूँ कि जब आप नैंड बनाने जा रहे हैं ना, उसको अभी अभी याद ना रखिए, उसको बस इतना एक रफ सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, सही है, और यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। सो ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये नैंड की एक्सप्रेशन है, समझ में आई। लेकिन ये है कि अभी इसको ना, अभी इसको फिलहाल उम्मीद करें, अभी नैंड और नॉर की तरफ नहीं जा रहे, अभी सिर्फ एंड और नॉट के दरमियान रहेंगे, सही है ना। अच्छा, फिर मैंने एक एक्सप्रेशन ये लिखी, फिर मैंने यहाँ पे
इसका आउटपुट कोई बता सकता है कि क्या आएगा आउटपुट? x is greater than 0 and y is less than equals to 2 or z is equals to 5. डेफिनेटली इसका आंसर ट्रू ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर लेट सपोज कि हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे 0 वो 1 है, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज़ ट्रू, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 इज़ लेस देन 2, तो ओवरऑल ये वाला जो आउटपुट है ये फॉल्स हो गया, सही ना, ये फॉल्स हो गया। लेकिन चूंकि बीच में और ऑपरेटर है, सही है, और उसके बाद जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो और के अंदर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ओवरऑल आउटपुट ट्रू हो जाएगा, तो उसका आउटपुट जो होगा वो ट्रू आएगा, सही है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सही है। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करता हूं कि एक ब्रैकेट मैं यहां पे लगा रहा हूं और एक ब्रैकेट में यहाँ पे लगा रहा हूँ इस तरह से, सही है। इसको सिर्फ मैं कंपाइल करके देख रहा हूँ कि मैंने जो कोड लिखा है सही लिखा है नहीं लिखा, सही ना, कंपाइल हो गया। अब आप मुझे बताएं कि इसका आउटपुट में कोई फ़र्क आएगा? अब फॉल्स हो जाएगा। ट्रू रहेगा। अब बताएं। ट्रू रहेगा, अभी भी ट्रू रहेगा। आर यू श्योर? देखें, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इनर ब्रैकेट्स मैंने लगाए हैं, एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाया है, एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाया है, अब इसका पर्पस ये है कि जो इनर ब्रैकेट वाली चीज़ है वो पहले सॉर्ट आउट होगी, यानी मीन्स के जो एंड का ऑपरेटर है ये शुरू में इन दोनों को रीड आउट नहीं करेगा, सबसे पहले ये इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेगा, सही है ना। जब इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेगा तो वॉट एवर, यानी मीन्स के 3 इज़ लेस देन 2 था, सही है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स थी, लेकिन हमारे पास सेकंड कंडीशन जो थी वो ट्रू थी, सही है, तो ओवरऑल इसको वो ट्रू कंसिडर कर लेगा। लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो गलत है, सही ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन गलत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो हमारे पास आउटपुट, चूँकि एंड गेट है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ओवरऑल जो होगा वो फॉल्स कंसिडर होगा। इसकी आप लोगों ने ना कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह इसी वीक में जो लैब है, लैब नंबर 7, उसका ना वीडियो ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद फिर हम उसको फर्दर स्टडी करेंगे लैब को। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक से फिर लैब का जो टाइमिंग है ना उसमें भी मैं ऑनलाइन आ जाऊँ, कि उसमें अगर कोई आपकी क्यूरी होगी तो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देख लेता हूँ। इस स्लाइड को ज़रा अच्छी तरीके से स्टडी आउट कर लिएगा। टाइम थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट कि इफ़ को मैं ख़त्म करा दूँ, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्विच को कवर अप करा लेंगे। जिस तरह नेस्टेड लूप होते हैं उसी तरह नेस्टेड इफ़ की कंडीशन भी एग्जिस्ट करती हैं, सही है ना। जिस तरह नेस्टेड लूप है उसी तरह नेस्टेड इफ़ है। नेस्टेड इफ़ का मतलब हो गया कि इफ़ के अंदर एक और इफ़ की कंडीशन, सही है ना। तो ख़ासकर ये गेमिंग के अंदर या फिर मुख्तलिफ कैलकुलेशन के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, सही है ना। अब ये है कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, सही ना, एक्सप्रेशन 1 2 3 और ये 4 को देख लें, सही है।
अच्छा, इसी वजह से जो स्पेसिंग दी जाती है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो एक्सप्रेशन 2, 3 जो हैं ये पूरी की पूरी ये एक्सप्रेशन 1 का हिस्सा है। कि अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है तो वो अंदर आएगा, एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है तो डायरेक्ट एल्स की स्टेटमेंट में जाके स्टेटमेंट नंबर 4 जो भी होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा, रन कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन 1 हमारी ट्रू हो गई तो डेफिनेटली स्टेटमेंट नंबर 4 कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। फिर अगर एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू हो जाती है तो प्रोग्राम हमारा इस पार्टिकुलर इनर एफ पे आ जाएगा। इनर एफ के ऊपर अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो स्टेटमेंट नंबर 1 को एग्जीक्यूट कर देगा, और एल्स की कंडीशन आ गई तो इसको स्किप कर देगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पे आएगा, एल्स से इफ़ की एक्सप्रेशन नंबर 3 पे चला जाएगा, सही है। एक्सप्रेशन नंबर 3 अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगा, अगर इफ एक्सप्रेशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से आप ये देखें कि जो ट्रू एंड फॉल्स होने का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा रहा है। जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है समझ लेंगे सी आउट की स्टेटमेंट्स हैं, और सी आउट की स्टेटमेंट लेट सपोज ये 1 प्रिंट कर रही है, ये 2 प्रिंट कर रही है, ये 3 प्रिंट कर रही है, 4 प्रिंट कर रही है। पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो उसका मतलब है 4 वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हुई और फिर दोबारा ट्रू हुई तो स्टेटमेंट नंबर 1 प्रिंट होगी, ट्रू हुई, फॉल्स हुई तो उसके बाद फिर फर्दर कंडीशन आ रही है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो डेट्स कॉल द नेस्टेड इफ कंडीशंस। इट्स अ वेरी लाइक लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स थिंग बट इट्स लाइक यूज इन द प्रोग्रामिंग ऑफनली। तो यहाँ पे एक कंप्लीट प्रोग्राम है, सही है ना। हमारे पास अभी कुछ कह रहे हैं? अच्छा, कोशिश करिएगा कि मेरा लेक्चर जहाँ पे आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही ना, मेरी रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आवाज़ सही हो जाएगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि इसको किसी तरह रिजॉल्व किया जाए कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। एनी मीन्स कि इस कोड को मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करता जी। अच्छा, मैं यहाँ पे ना तकरीबन एक मिनट, हाँ बस सही है, ये मेरी लास्ट स्लाइड है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की। इस प्रोग्राम को ना आप लोग खुद से लाइक कॉपी करके इसको कंपाइल करके देखें, ये कंप्लीट कोड बिल्कुल सही है, सही है ना। इसमें एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूँ, यहाँ पे वॉइड नहीं होगा, यहाँ पे इंट होगा। अच्छा, इसके अंदर यानी मीन्स के तकरीबन अगर आप सी आउट की स्टेटमेंट्स देखेंगे तो 1 2 3 4 हमारे पास सी आउट की स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, सही है। तो उसमें से सिर्फ एक रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, सही है ना। अब वो कैसे प्रिंट हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि इफ़ के अंदर इफ़ की कंडीशंस चल रही हैं। इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में इस पार्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ये 2 नंबर्स इनपुट लिए गए हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को टेस्ट किया जा रहा है कि दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल हैं या फिर इवनली डिविजिबल हैं, यानी 4 डिवाइड बाई 2 करें तो इवनली डिविजिबल हो गया, या फिर दे आर नॉट इवनली डिविजिबल यानी इवनली डिविजिबल नहीं है, यानी मीन्स उसमें रिमाइंडर बच रहा है, सही है। या फिर सेकंड वन जो है वो लार्जर नंबर है, सही है ना। तो इसमें से हम लोग ये पॉसिबल ये आउटपुट्स इसमें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस पार्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इसको आप खुद से एग्जीक्यूट करके देखें जैसे अभी मैंने करके दिखाया है, और जो मेरा अभी मैं थोड़ी देर में लेक्चर जो है ना अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप देख लीजिएगा ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन रह गई हैं उनको दूर कर किया जा सके। प्लस कहीं पे अगर आपको आवाज़ मेरी कम आ रही हुई तो वो इसमें रेक्टिफाई हो जाएगी रिकॉर्डिंग के अंदर।
अटेंडेंस का लिंक है वो मैं शेयर करा देता हूँ ताकि आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। मेक श्योर सिर्फ आप प्रेजेंट के ऊपर एक क्लिक कर दिए जी। मैं उसको सही है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन उसमें कर देता हूँ पेंट के ऊपर करके ना। मैं एक मिनट रुकिए, चैट के ऊपर आप लोगों को हम्म। सही है, ठीक है। मैं आपको इस क्लास के एंड पे ना टाइम बता दूंगा एक एक्स्ट्रा क्लास का, तो उस टाइम पे आप ऑनलाइन आ जाएं। जो जो आपकी क्यूरीज हैं अपनी मार्क कर लें, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसी वीक में रख लूँगा। ये अटेंडेंस का फॉर्म मैंने शेयर कराया है, इस पर अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। और मीन वाइल मैं वही नेस्टेड इफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट। कुछ बेहतर हुई? अटेंडेंस मार्क की आप लोगों ने? आवाज़ कुछ बेहतर है मेरी या नहीं? ट्वेंटी टू मेरे ख्याल में 30 प्लस तो थे आप लोग। क्योंकि मेक श्योर के जो लोग इसमें अटेंडेंस मार्क करेंगे तो उनकी वो सिस्टम में अटेंडेंस मार्क होगी, क्योंकि इसमें इसके थ्रू रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है अटेंडेंस का ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ऑलमोस्ट के लेक्चर जो है एंड हो गया हमारा टाइम, लेकिन अगर जो लोग थोड़ा सा मज़ीद सुनना चाहते हैं तो उनके लिए नेस्टेड इफ़ का मैं बता रहा हूँ कि लेट सपोज के नेस्टेड इफ़ में इफ़ आप लिखते हैं, सही है ना, इसकी जो भी एक्सप्रेशन है, सही है, वो भी मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। ये आपने एक इफ़ की कंडीशन लिखी, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, उसकी बॉडी के अंदर फर्दर आप सी आउट की स्टेटमेंट सारी होती हैं, नंबर्स बिगर, नंबर्स स्मॉलर, जो भी हमने इससे पहले जो काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर अगर अगेन इफ़ की कंडीशन लिखी जाए, सही है ना, तो वो नेस्टेड इफ़ कहलाता है, सही है ना। ये नेस्टेड इफ़ हो गया। जैसे इफ़ की बॉडी आएगा तो इसके अगेंस्ट इसकी भी अपनी एक बॉडी क्रिएट होगी, सही है। इस तरह से ये बॉडी क्रिएट हुई, और फिर हो सकता है कि इसके साथ एल्स की कंडीशन भी आ जाए, सही ना। एल्स इफ भी आ सकता है, लेकिन अभी मैं प्रोग्राम को इतना बड़ा लेंदी नहीं लेके जाना चाह रहा, तो इस वजह से शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ। तो इसको सिर्फ समझाने की पर्पज़ के लिए कि ये कोड जो है वो कैसे काम कर रहा है, सही है ना। अच्छा, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया छोटा सा, इसको मैं एक पेज पे भी करके दिखा दूंगा ताकि आसानी रहे।
ये एक कंट्रोल सी, फॉन्ट को छोटा कर दो। ओके, एक सिंपल सी एग्जांपल है, सही है ना, कि इफ़ की कंडीशन है, सही ना। एक मेन इफ़ की कंडीशन है, उसके अंदर फर्दर एक और इफ़ को मैंने यूज़ किया है, तो दिस इज़ कॉल्ड द नेस्टेड इफ़, सही है। अब लेट सपोज कि अगर ये वाला इफ़ है और इसका जो आउटपुट है, तो अगर वो लेट सपोज कि फॉल्स हो गया यहाँ पे, यानी जो भी कंडीशन लिखी हुई है वो उसका आउटपुट जो है वो फॉल्स है, सही है ना। तो होगा क्या कि ये पूरा का पूरा जो कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सारा फॉल्स है, पूरा फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, इट मीन्स कि ये ख़त्म हो गया। लेकिन लेट सपोज के अगर हमारा जो पहला इनपुट है वो ट्रू होता है, ये मेरा इनपुट जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो इस ट्रू होने की सूरत में प्रोग्राम जो होगा वो अंदर आएगा, यानी मीन्स कि यहाँ ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रोग्राम जो है यहाँ से इस पर्टिकुलर इफ़ पे आ जाएगा, सही है जी। क्यों? वो फॉर्म ये लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, ये यहाँ पे जो लिंक मैंने शेयर कराया है, ये लिंक आ रहा होगा आपके पास आईटीसी अटेंडेंस का। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो खुद ब खुद फॉर्म जो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर नहीं खुल रहा तो मैं मार्क कर दूंगा, आदिल नाम है ना, हसान, अच्छा सही है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आपने वो क्लिक करना है इसके ऊपर, प्रेजेंट के ऊपर। एक मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करके सबमिट। ये फॉर्म नहीं खुल रहा क्या? अच्छा, लेकिन ये कि आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का तो खुल गया फॉर्म, रिस्पॉन्सेस 27 रिस्पॉन्सेज आए हैं मेरे पास। हसान, मुझे ऐसा करें कि ना एक मैसेज छोड़ दें उसके ऊपर, चैट के ऊपर ना, इन केस कि किसी की अटेंडेंस में मसला हो रहा है तो वो चैट पे छोड़ दे कि भाई मेरी मार्क नहीं हुई तो काइंडली मार्क माई प्रेजेंट, सही ना। तो मैं उसको फिर आगाही के अंदर मार्क कर लूँगा। अच्छा, इस तरह से यानी मीन्स कि अगर ये वाली इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो इनर इफ़ पे आ जाएगा। इनर इफ़ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो भी सी आउट की स्टेटमेंट्स होंगी या जो भी आपने काम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, सही है ना। अगर ये वाली इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये वाली इसके अंदर प्रोग्राम नहीं जाएगा, डायरेक्ट एल्स पे जंप कर जाएगा और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट होंगी। तो दैट्स कॉल्ड द नेस्टेड इफ़। इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन? ओके, सो अभी मैं इस लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ, ये जितने भी जो मैंने कोड्स बनाए हैं इसको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसको एक दफ़ा देख लें, सही है। मुझे बताया था कि लूप से रिलेटेड कुछ क्यूरीज़ हैं तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा सेशन इसी वीक में ही रख लेंगे।
मैं वही टाइम टेबल देख लेता हूँ, एक मिनट, लेट मी चेक द टाइम टेबल, आपके साथ ही शेयर करा देता हूँ। जो लैब टाइमिंग है उसी में रख लेते हैं या तो। हमारा ट्यूटोरियल होता है, हाँ सही है। तो कल अगर आप क्या 1:30 बजे का टाइम है ना, 1:30 बजे रख लें। हमारा जो लैब टाइमिंग है इसी टाइम पे मैं आ जाए ऑनलाइन। सही है, इसमें मैं लैब नहीं कराऊंगा, इसमें जो भी, हाँ यानी आप लोग डिस्कस कर लें, अगर इन केस के सब एग्री हैं तो इस टाइम पे हम लोग आके, और जो भी आपकी जो क्यूरीज होंगी उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। जी। नो नो, नो नॉट नेसेसरी, अटेंडेंस मार्क नहीं होगी उसकी। सही है, फिर सेशन एंड कर दें आज का।